उस मार्ग को समकालीन परिप्रेक्ष्य में कैसे लागू किया जा सकता है, यह शिक्षा दी। और उनकी शिक्षाओं के बल पर न केवल भारत बल्कि विश्व के अनेकों देशों ने स्वातंत्र्य को प्राप्त किया। यह एक अलग विषय है कि कॉलोनियल जो इंटरेस्ट थे उनके कारण गांधी जी को विश्व का जो श्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता था, शांति का नोबेल प्राइज, वो कभी मिला नहीं। चर्चा हुई, उनके नॉमिनेशन की बात हुई, लेकिन कभी उनको इस योग्य समझा नहीं गया। लेकिन गांधी जी के विचारों के आधार पर कुछ लोगों ने, जो अपने देश में स्वतंत्रता के आंदोलनों का नेतृत्व किया, उनको शांति का नोबेल प्राइज मिला। हमारे पड़ोस में ही एक देश है, बहुत लंबे समय तक भारत का, बृहद भारत का हिस्सा था। वहां पर एक नेता है, उनको शांति का नोबेल प्राइज मिला। तो जो मैं कल भी कह रहा था कि कॉलोनियल जो कन्नोटेशन है और कॉलोनियल जो नैरेटिव्स है, उसके दृष्टिकोण से भी हमें हिंद स्वराज को देखना चाहिए। और जब हम उस दृष्टिकोण से हिंद स्वराज को देखते हैं तो हिंद स्वराज की व्यापकता और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए गांधी जी को पता है, मैं बार बार कहता हूं कि जो अच्छे स्कॉलर होते हैं वो दोनों परिप्रेक्ष्य में, विषय के पक्ष में भी और विषय के विपक्ष में भी प्रश्नों को उत्पन्न करते हैं और प्रश्नों की उत्पत्ति के आधार पर उनके उत्तर भी प्रस्तुत करते हैं। हिंद स्वराज भी इसी प्रकार का एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है। तो इस तीसरे चैप्टर में गांधी जी फिर प्रश्न कर रहे हैं। हमारे अंदर भी, हमको पता होता है, हर व्यक्ति के अंदर प्रश्न भी होते हैं और उत्तर भी होते हैं। क्योंकि यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहें, हम वेदांतिक परिप्रेक्ष्य में कहें, हम उपनिषदीय परिप्रेक्ष्य में कहें, तो हम ब्रह्म का ही हिस्सा है, या हम भी ब्रह्म ही हैं। जिससे ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, हम भी उसका हिस्सा हैं। तो जगत में बातें ज्यादा व्यापक रूप से होती हैं, उससे कुछ कम रूप में हमारे अंदर भी विद्यमान होती हैं। इसलिए जगत क्या सोचता है, जो जगत सोचता है वह हमारे मन के अंतस में भी ध्यान में आता रहता है। इसलिए हमारे अंदर जो प्रश्न उपजते हैं उनके उत्तर भी हम स्वयं देते हैं और स्वयं ही उनके प्रश्न उपजते हैं। हिंद स्वराज में भी गांधी जी ने ऐसा ही किया है। तो वो तीसरे अध्याय में फिर प्रश्न करता है, तो आपने बंग भंग को जागृति का कारण माना, यानी बंग भंग से भारत में जागृति आई, आपका ऐसा मानना है। लेकिन बंग भंग से अशांति भी तो पैदा हुई है भारत के अंदर। अनेक स्थानों पर हिंसा हुई होगी, अनेक स्थानों पर जनता के मध्य में और शासन के मध्य में टकराव हुए हैं, उनसे हिंसा का वातावरण निर्माण हुआ है, ये भी तो हुआ है। तो जागृति और अशांति क्या समानांतर है, पैरेलल चल सकती हैं? क्या जागृति के बल पर हम अशांति को स्वीकार कर सकते हैं? यदि जागृति से अशांति उत्पन्न होती है तो उससे निर्माण कैसे होगा, ये प्रश्न उसके दिमाग में आते हैं। गांधी जी का जीवन हम देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका का जीवन देखते हैं, हम भारत का जीवन देखते हैं, तो मुझे लगता है गांधी जी के ऊपर एक 1983 के आसपास गांधी जी के ऊपर एक पिक्चर ही आई थी, रिचर्ड एटनबरो और सर बेन किंग्सले। बेन किंग्सले ने शायद उसमें गांधी जी का रोल किया था और रिचर्ड एटनबरो ने शायद डायरेक्शन किया था। मैं भी बहुत छोटा था और आप में से बहुतों के जन्म नहीं हुए होंगे। आप में से कितनों ने देखी है गांधी पिक्चर? जरा हाथ उठाएंगे। एक,
और किसी ने? जरा उस गांधी पिक्चर को एक बार देख लीजिएगा, यूट्यूब पर जाइएगा, देख लीजिएगा, पड़ी होगी यूट्यूब पर। 3 घंटे की पिक्चर है। तो गांधी के ऊपर बनी बिल्कुल प्रमाणिक पिक्चर है, ऑथेंटिक है। उससे गांधी जी के जीवन को थोड़ा आप आसानी से समझ पाओगे। यदि आपने गांधी जी की आत्मकथा नहीं पढ़ी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और लुई फिशर के द्वारा लिखी गई गांधी जी की जीवनी, बाकी छोटी छोटी जीवनियां और भी लिखी गई है, वो नहीं पढ़ी है आपने, तो जरा 3 घंटे गांधी जी के नाम पर स्पेयर कीजिए और वो पिक्चर देखिए। तो आपको गांधी जी एक सरल तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो ध्यान में आता है कि बहुत सारी व्यवस्थाएं जिस प्रकार से संचालित होती हैं। तो गांधी जी के मन में भी ये प्रश्न पैदा हो रहा है कि बंग भंग से जागृति आई है, लेकिन अशांति भी फैली है। और यदि जागृति का परिणाम अशांति है, तो फिर निर्माण कैसे होगा? ये बात उनके दिमाग में है। इसलिए भारत में भी और दक्षिण अफ्रीका में भी जब वो आंदोलन करते हैं, तो उन आंदोलनों के बाद यदि कहीं पर हिंसा हुई है, कहीं पर अशांति पैदा हुई है, तो उन्होंने शांति निर्माण के प्रयास सतत जारी रखे हैं, सतत किए हैं। क्योंकि निर्माण महत्वपूर्ण है, जागृति भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जागृति से यदि अशांति लंबे समय तक रहती है, तो वो निर्माण में बाधक होगी, निर्माण को बाधित करेगी। इसलिए गांधी जी प्रश्न करते हैं और फिर उत्तर देते हैं कि ये जो आपको अशांति लग रही है बंग भंग के कारण, वो वस्तुतः उस रूप में अशांति नहीं है जिस रूप में आप इसको महसूस कर रहे हैं। वो अपने से ही प्रश्न करते हैं और अपने मन को ही समझाते हैं। वो कहते हैं जैसे नींद से इंसान जागृत अवस्था में आता है, तो उस समय जैसी उसकी हालत होती है, क्योंकि नींद शांति है और वो जागृत अवस्था को यहां पर अशांति के समकक्ष मानकर चलते हैं। तो वो कहते हैं नींद से उठने के बाद में व्यक्ति फिर थोड़ा इधर उधर टहलता है और उसको सामान्य अवस्था में आने में वक्त लगता है। लेकिन कई चेतनशील व्यक्तित्व ऐसे भी होते हैं जो नींद से एकदम जागृत अवस्था में आने के बाद भी चैतन्य रहते हैं। ऐसा भी हमारे ध्यान में आता है। हम में से भी बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं कि जो तुरंत उनकी आंख खुली और एक झटके में खड़े हो गए और बिल्कुल फ्रेशनेस। तमाम हम योगियों को ऐसा देख सकते हैं। तो गांधी जी का एक इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन है, और ये मुझे लगता है इंटरप्रिटेशन भौतिक लोगों के लिए है जो इस जगत के प्रपंचों में ग्रस्त हैं। क्योंकि भारतीय परंपरा में जो महागति है उसको स्थैर्य कहा गया है, और जो महास्थिरता है उसको महागति कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद यही कहता है, ऐत्रेय ब्राह्मण भी यही कहता है, अन्य उपनिषद भी ऐसा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जब मन सहित पांचों ज्ञानेंद्रियां ठहरी हुई हो और बुद्धि भी चेष्टा रहित हो, यानी जब व्यक्ति के अंदर का सब कुछ ठहर जाए, उसको क्या कहा है छांदोग्य उपनिषद ने? उसको महागति कहा है। कहते हैं उसी का नाम परम गति है। अब जहां पर सब कुछ ठहरा हुआ है वह परम गति है, और जहां पर सब कुछ चलता रहता है, जिनको योग का अभ्यास होता है वो समाधि में जाते हैं, तो समाधि की अवस्था में सब कुछ ठहर जाता है, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से सब कुछ चलायमान भी रहता है, चलता भी रहता है। तो गांधी जी
जो यहाँ पर बात कह रहे हैं वो भौतिक दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि जब मनुष्य नींद से जागृत अवस्था में आता है तो वो थोड़ा अलसाया हुआ होता है, थोड़ा टहलता है, सामान्य अवस्था को प्राप्त करने में उसको थोड़ा समय लगता है। तो बंग भंग की तुलना वो समाज की जागृत अवस्था से कर रहे हैं। और जब समाज जागता है तो जिस प्रकार से मनुष्य जागृत अवस्था में आने के बाद में थोड़ा चहलकदमी करता है, अंगड़ाई लेता है, जमाई लेता है, पानी पीता है, फ्रेश होता है, मुख प्रक्षालन करता होगा, थोड़ा फ्रेश एयर लेता होगा, छत पर आता होगा, योगासन वगैरह करता होगा, वो वैसा ही कह रहे हैं कि ऐसा ही बंग भंग वस्तुतः राष्ट्र के जागरण का भी कारण है। तो जब राष्ट्र जागता है तो थोड़ा बहुत उसको जागृत अवस्था में आने के लिए कुछ उपक्रम करने होते हैं। तो जिसको आप अशांति कह रहे हैं, वस्तुतः वह राष्ट्र को जागृत करने के उपक्रम मात्र हैं। उसको आप एकदम इस दृष्टिकोण से अशांति नहीं कह सकते, क्योंकि जो राष्ट्र सुषुप्त अवस्था में था, बंग भंग ने उसको जागृत अवस्था में लाया है। उस जागृत अवस्था में आने में थोड़े बहुत उपक्रम हुए होंगे जो आपको अशांति जैसे प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वह अशांति नहीं है। ठीक उस प्रकार से जैसे हम आप लोगों को डांटते भी हैं, लेकिन हमारा डांटना क्या आपके बुरे के लिए होता है? बिल्कुल नहीं। जैसे आज हम लोग आपको डांटते हैं, ऐसे ही हमने भी अपने गुरुओं से डांट खाई है। आज भी जो हमसे बड़े वरिष्ठ हैं, हम पेपर लिखते हैं, किताब लिखते हैं, उसका रिव्यू होता है, उसके रिव्यू के आधार पर हम उसमें संशोधन करते हैं। तो क्या ये हम डांट है? क्या इस डांट से हमारा बुरा होगा? बिल्कुल नहीं। उस डांट से हमें यश मिलता है, लाभ मिलता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। हम तमाम कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, वहां पर पेपर पढ़ते हैं, उन पेपर को पढ़ने के बाद में लोगों के सजेशंस आते हैं, सबमिशंस आते हैं, कई नकारात्मक टिप्पणियां भी होती होंगी। तो वो हमारे लिए डांट नहीं है, वो हमारे व्यक्तित्व को निखारने में। कबीर तो कहता ही है कि जो हमारे आलोचक हैं, जो हमारे समालोचक हैं, जो समीक्षक हैं, वो कैसे हैं? वे महान हैं। उनको हमें सम्मान करना चाहिए, उन्हें अपने समीप रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे अंदर की त्रुटियों को हमारे मित्र बताते रहेंगे, तब तक हम पूर्णत्व की यात्रा जारी रखेंगे। और जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि अब हमें कोई कमी नहीं है, उस दिन हमारे विकास की यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाला उपक्रम है, अभ्यास है। कबीर यही कहता है, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुवाए। यानी जो आपके समालोचक हैं, जो आपके रिव्यूअर्स हैं, जो आपके समीक्षक हैं, उनको आपको अपने निकट रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपसे आपकी त्रुटियों का साक्षात्कार कराते हैं, परिचय कराते हैं, और उस परिचय से आप अपने में सुधार करते हैं। उत्तरोत्तर आपके अंदर विकास होता चला जाता है। इसलिए गांधी जी यही समझाने का प्रयास करते हैं कि जो राष्ट्र जागृत था, सुषुप्त था लंबे समय तक, बंग भंग ने उस राष्ट्र को जागृति से भर दिया। थोड़ी बहुत अशांति हुई है, लेकिन उस अशांति को आप सकारात्मक दृष्टिकोण से लें, क्योंकि उस अशांति से देश का भला होगा। बंग भंग के नाम पर पूरा देश एकजुट हो गया है, इसलिए वो अशांति कल्याणकारी है। तो एक विज्ञापन आता है, सर्फ, एक वॉशिंग पाउडर का विज्ञापन आता है, वो बच्चे के कपड़े गंदे हो जाते हैं, उसकी माँ बोलती है दाग अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे के कपड़े गंदे अच्छे काम को करने के बाद हुए हैं। इसलिए अच्छा काम करने के बाद यदि थोड़ा बहुत आपका बुरा हो जाता है, तो वो बुरा
अच्छा है। इसलिए बंग भंग में जो अशांति दिखती है, वो अशांति तकनीकी रूप से नकारात्मक नहीं है, वो शांति सकारात्मक है। इसलिए गांधी जी उसको समझाते हैं। और फिर वो कहते हैं अशांति असल में, फिर वो प्रश्न करता है कि अशांति होती क्यों है। तो वो प्रश्न करता है कि अशांति को हम किसी और रूप में भी जान सकते हैं। तो गांधी जी कहते हैं अशांति जो है वस्तुतः वह हमारे मन का असंतोष है। जब हम असंतुष्ट होते हैं, हम आंदोलन कब करते हैं? हम अपनी हमें क्रोध कब आता है? तो भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में यही बात कहते हैं कि हमें क्रोध कब आता है, अशांति कब होती है, अशांति का कारण क्या है। तो वो कहते हैं विषयों का ध्यान करने से। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधा भी जायते। क्या हुआ इसका मतलब? गांधी जी कहते हैं कि जो असंतोष है वो अशांति का कारण है। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं विषयों का ध्यान करने से, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। हम ध्यान कर रहे हैं विषयों का, हमें मोटरसाइकिल मिल जाए, हमें अच्छा घर मिल जाए, हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, ठीक है, हमारा फर्स्ट डिवीजन आ जाए, और इन सब कामों के लिए हम यदि प्रयास नहीं करें तो बार बार हम सोचते ही रहें, अच्छा अच्छा सोचते रहें, तो क्या हो जाता है, हमें उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसा, विषयों का ध्यान करने से संगस तेषुप जायते, हमारी उनके प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से क्या होता है? संघात संजायते काम। आसक्ति हो जाने से उसको प्राप्त करने की अभिलाषा बलवती हो जाती है। संघात संजायते काम, और कामात क्रोधा भी जायते, और कामना की अपूर्णता से हमें क्रोध उत्पन्न होता है। गांधी जी क्या कहते हैं कि जो अशांति है वह असंतोष जो है वो अशांति का कारण है। तो असंतोष क्यों जन्मता है? असंतोष जन्मता है आपकी इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर, या आपकी इच्छाओं के विपरीत कार्य का संपादन होने पर। तो बंग भंग क्या है? बंग भंग आपकी इच्छाओं के विपरीत किया गया कार्य था। इसलिए क्या हुआ? इसलिए लोगों में असंतोष आ गया, क्योंकि बार बार मने करने के बाद भी ब्रिटिश सरकार मानी नहीं ना, और उन्होंने बंग भंग कर दिया, तो लोगों के मन में असंतोष हुआ। और असंतोष की परिणति क्या होती है? तो वो कहते हैं असंतोष की परिणति अशांति के रूप में प्रकट होती है। पूरे देश में बंग भंग के विरोध में जो आंदोलन हुए और उनसे जो भी अशांति हुई, वो उस असंतोष का परिणाम था, जो असंतोष अंग्रेजों के क्रियाकलापों के द्वारा भारतीय जनमानस के मन में उपजा था। इसलिए बंग भंग या अशांति का दूसरा जो परिणाम है वो असंतोष भी हो सकता है। इसलिए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए। फिर गांधी जी आगे कहते हैं कि कांग्रेस के जमाने में भी डिस्कंटेंट कहलाता था। मिस्टर ह्यूम कहते थे कि हिंदुस्तान में असंतोष फैलाने की जरूरत है। एक महान नेता हुए हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, हमें से अधिकांश ने उनका नाम सुना होगा। एक व्यक्ति हुआ है, अंग्रेज लेफ्टिनेंट था, अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था वैलेंटाइन शिरोल। उसका नाम भी हम में से एक अधिकांश ने हो सकता है सुना हुआ होगा। उसने लोकमान्य तिलक का नाम ही रख दिया था भारतीय असंतोष, इंडियन
अनरेस्ट, क्योंकि लोकमान्य तिलक का अंग्रेजों के क्रियाकलाप से हमेशा असंतुष्ट थे, क्योंकि वो मानते थे, इसलिए उन्होंने नारा दिया। क्या नारा दिया? कि आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, और मैं इसे लेकर रहूंगा, एंड आई शैल हैव इट। तो ये क्या था? लोकमान्य तिलक जी के अंदर का असंतोष था, और उस असंतोष की परिणति क्या थी? यह नारा। इसलिए वैलेंटाइन शिरोल उनको कहता है इंडियन अनरेस्ट। लोकमान्य तिलक वाज नोन एज इन इंडियन अनरेस्ट, एक भारत के असंतोष के रूप में भी वे जाने जाते थे। तो गांधी जी कहते हैं यही बात कि हिंदुस्तान में असंतोष फैलाने की जरूरत है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि संतोष जो है वह मृत्यु है, संतोष जो है वह ठहराव है, और असंतोष जो है वह जीवन है, वह गति है। इसलिए हमको यदि जीवन में प्राप्त करना है तो असंतुष्ट रहना ही चाहिए। लेकिन यह संतोष और असंतोष कैसा होगा, इस पर भी जरा बात करनी चाहिए। देश के स्वतंत्र के प्रति असंतुष्ट रहना सकारात्मकता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के प्रति असंतुष्ट रहना सकारात्मकता है, लेकिन उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए संविधान के अनुरूप उपक्रम करना, यह सकारात्मकता है। लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए समाज को कष्ट में डाल देना, यह नकारात्मकता है, यह गलत कार्य है। इसलिए ए ह्यूम क्या कहते हैं, गांधी जी क्या कह रहे हैं कि ए ह्यूम क्या कहते हैं? ए ह्यूम कहते हैं कि हिंदुस्तानियों का असंतुष्ट रहना अनिवार्य है, जरूरी है। हिंदुस्तान में असंतोष फैलाने की आवश्यकता है। इसलिए क्यों? असंतोष से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। हमारे यहाँ संस्कृत वाङ्मय में कहा गया, वादे वादे जायते तत्वबोध। हम बात करेंगे आपस में बैठकर, हम आपके उत्तरों से संतुष्ट नहीं हो रहे, इसलिए हमारे मन में अनेक प्रश्न। यह जो हिंद स्वराज का जो दस्तावेज है, यह भी वस्तुतः गांधी के मन के अंदर जो असंतोष है उसके द्वारा जो प्रश्न उपज रहे हैं, और उन प्रश्नों के समाधान के रूप में जो उत्तर निकल रहे हैं, उसका प्रगटीकरण है। इसलिए हमारे यहां कहा गया, वादे वादे जायते तत्वबोध। जो प्रश्न प्रतिप्रश्न करते हैं वही सही उत्तर प्राप्त कर पाते हैं। और इसी को कबीर कहता है, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। जिनको ढूंढना होता है वही प्राप्त करते हैं जो ढूंढने का प्रयास करते हैं। आप में से जिन्होंने हिंदू स्वराज को पढ़ लिया होगा पिछले 4-5 दिनों में, और जो मुझे ध्यान से सुन रहे होंगे, वही इस व्याख्यान के बाद प्रश्न पूछने की शक्यता अपने अंदर पैदा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदू स्वराज को पढ़ लिया। जिन ढूंढा तिन पाइया, जिन्होंने ढूंढा उन्होंने प्राप्त कर लिया, कबीर कहता है। तो जिन्होंने हिंद स्वराज पढ़ लिया, उनके मन में प्रश्न पैदा हो रहे होंगे मेरे व्याख्या को सुनने के बाद। फिर क्या कहता है? और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो व्याख्यान के बाद में कहेंगे, नहीं सर सब कुछ समझ में आ गया, कोई प्रश्न नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कोई परफेक्ट थोड़ी हूं कि आपको सब कुछ समझा दूंगा। मैं जो बता रहा हूं, यदि आपने वाकई में पढ़ा है तो आपके पढ़े हुए के आधार पर जो आपकी समझ बनी होगी, उस समझ के दाएं बाएं मेरी व्याख्या हो सकती है, होनी ही चाहिए। तो जैसे ही आपकी समझ के विपरीत मेरी व्याख्या होगी, वैसे ही आपके मन में प्रश्न पैदा होना चाहिए। यही कबीर कहते हैं, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पे। जो गहरे पानी, जो ज्ञान रूपी गंगा में गहरे उतर गए, उन्होंने ज्ञान रूपी मोती को प्राप्त कर लिया।
फिर आगे क्या कहते हैं कबीर, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किराने बैठ। मैं भय के कारण कहीं पानी में डूब ना जाऊं, ज्ञान रूपी सागर में डूब ना जाऊं, इसलिए मैं बाहर बैठा रहा। अरे कौन पढ़ेगा यार, 60-70 पेज है हिंद स्वराज को। अब जो सर बोलेंगे वो मान लेंगे, जिन्होंने ऐसा किया उनके मन में प्रश्न पैदा नहीं होते। तो ए ह्यूम क्या कहता है, गांधी जी ए ह्यूम का नाम क्या कहते हैं, कि जो जीवंत समाज होते हैं वे अपनी पूर्णता की प्राप्ति के लिए सदैव असंतुष्ट ही रहते हैं। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि ए ओ ह्यूम ने भारतीयों को असंतुष्ट पाया, सॉरी संतुष्ट पाया। क्यों पाया, क्योंकि वो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। इसलिए वो कहते हैं कि, इसलिए ए ह्यूम कहते हैं कि हिंदुस्तानियों में असंतोष फैलाने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि असंतोष फैलेगा तो वो अपने ज्यादा से ज्यादा अधिकारों के लिए संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे, और ये संघर्ष राष्ट्र के निर्माण में होना चाहिए, राष्ट्र के हित में होना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं जब तक आदमी अपनी चालू हालत में खुश रहता है तब तक उसमें से निकलने के लिए उसे समझाना मुश्किल है। आपको लगता है कि नहीं ठीक है, पवन शर्मा ने जो पढ़ा दिया वो ठीक है? नहीं नहीं नहीं, पवन शर्मा ने अपनी समझ के हिसाब से आपको पढ़ाया है। आप भी यदि गांधी जी के ऊपर, इंद्र स्वराज के ऊपर और पढ़ोगे, अपने मन के अंदर चिंतन करोगे, तो आपको कई और आयाम हिंद स्वराज के विकसित होंगे आपके मन मस्तिष्क में। इसलिए असंतोष बहुत जरूरी है, क्योंकि असंतोष आपके को गतिशील बनाता है, और जैसे ही जीवन में गति आती है वैसे ही आपका स्थान परिवर्तित होने लगता है। गति यदि सकारात्मक है, गति यदि ऊर्ध्वमुखी है, तो आप उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, और गति यदि अधोमुखी है तो आप अपने पूर्व के स्थान से भी नीचे उतर आते हैं। इसलिए बंग भंग ने भारतीयों के मन में असंतोष पैदा किया, उस असंतोष से अशांति ने जन्म लिया, और उस अशांति से पूरा भारत एक हुआ, और उस पूरे भारत के एकीकृत व्यवस्था ने अंग्रेजों को एक सशक्त चुनौती दी, और उस चुनौती का परिणाम क्या हुआ? गांधी कहते हैं, अभी गांधी 1909 में ये बात कर रहे हैं। गांधी क्या कहते हैं कि ये बंग भंग स्थायी नहीं रहने वाला। क्यों? गांधी जी को कोई स्वप्न आ रहा था क्या, या गांधी जी कोई बहुत बड़े ज्योतिषी थे, पंचांग देख लिया था उन्होंने? ऐसा नहीं, उन्होंने लोक रूपी जो मानस था उसका अध्ययन किया था, और उस अध्ययन से यह परिणाम निकाला था कि जो लोक में अशांति व्याप्त हो गई है असंतोष के कारण, वह अशांति एक दिन बंग भंग को समाप्त करवा देगी। इसलिए इससे पहले वाले बंग भंग वाले चैप्टर में उन्होंने ये बात कही है कि बंग भंग स्थायी नहीं है, यह एक दिन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और इसके 2 वर्ष बाद 2 बड़े क्रांतिकारी काम हुए। बंग भंग कब खत्म हुआ, कोई बता सकता है आप में से? 1911 में। 1911 में। 1911 में और भी कुछ एक काम हुआ था, कोई बता सकता है बड़ा काम जो अंग्रेजों ने उठाया था? सर कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी, दिल्ली को, कलकत्ता से राजधानी को स्थानांतरित किया था दिल्ली। ठीक है जी। यह भी समझने का विषय है। गांधी जी ने कहा कि बंग भंग वाले चैप्टर में कि बंग भंग से 3 काम हुए। कल मैंने बताए थे, वो 3 काम बता सकते हैं क्या? कोई बता सकता है वीर पुरुष? कल मैंने कहा था कि गांधी जी ने बंग भंग से 3 काम बताए, तो कोई ऐसा वीर पुरुष है जो बता सकता है उन तीनों कामों को? सर अच्छा, कोई 2 काम बता सकता है? 2 बातें, 3 बातें बताई गांधी जी ने, उनमें से कोई 2 बात बता सकता है? सर एक तो सर कांग्रेस मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट में बढ़ गया था।
पूरा देश हाँ यूनाइट हो गया था और हाँ, मुस्लिम लीग अब की स्थापना। तुम चुप हो जाओ। एमए में से कोई बताएगा? एक तो बता दिया इसने, दूसरा? सर वो एकता भी आई थी, हाँ जैसे दो, जिस तरह से दो गुटों में बटा था, उसी हाँ, तरह पूरा भारत एक भी हुआ था, और वो भी चलो, बंग भंग। चलिए मान लिया, और कोई तीसरा? हम्म। गांधी जी ने यह भी कहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रूपी जो जहाज है उसमें भी दरार पड़ गई है ना? याद कर पा हाँ रहे हैं? जी सर। है ना? तो 1911 में न केवल बंग भंग वापिस लिया गया, बंगाल का एकीकरण हुआ, और जो गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटिश जहाज रूपी, सरकार रूपी जहाज है, उसमें भी दरार पड़ी है। इसलिए अंग्रेजों को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी लॉर्ड कर्जन के व्यवहार के कारण। जहां वो लॉर्ड कर्जन को धन्यवाद ज्ञापन देते हैं कि उन्होंने अपने बंग भंग रूपी क्रियाकलाप से भारतीयों में एकात्मता की प्रतिष्ठापना कर दी, वहीं अंग्रेजों के मन में भी अपराध बोध भी जागृत हुआ, और उनको कहीं मन में हे भाव भी जागृत हुआ, शर्मिंदगी भी महसूस हुई, और उसके कारण बाद में 1911 में बंग भंग वापस लिया गया, और उन्होंने अपनी राजधानी भी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली बनाई। इसलिए वो कहते हैं कि जो असंतोष है, जो अशांति है, वो राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में अच्छी चीज है, वो होनी चाहिए, लेकिन उसका सकारात्मक पक्ष ध्यान में रखकर। फिर आगे वो कहते हैं, चालू चीजें से ऊब जाने पर ही उसे फेंक देने को मन करता है। ऐसा असंतोष हमें महान हिंदुस्तानियों की ओर अंग्रेजों की पुस्तकें पढ़कर पैदा हुआ है। उस असंतोष से अशांति पैदा हुई है। थोड़ा मैं फिर आपको एक बार, क्योंकि गांधी जी बाद में, प्रारंभ में भी गांधी जी के माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पढ़ोगे तो गांधी जी आध्यात्मिक का से ओतप्रोत है। वो अलग बात है कि प्रारंभिक स्तर पर वो आध्यात्मिकता को स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, लेकिन बाद में जो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य है उसको वो समझने लगे थे, जानने लगे थे। इसलिए वो यहां पर ए ह्यूम के हवाले से बता रहे हैं कि भारतीयों में जो असंतोष व्याप्त हुआ है, वह असंतोष क्यों व्याप्त हुआ है? तो वो कहते हैं वो असंतोष अंग्रेजी किताबों को पढ़कर व्याप्त हुआ है। ये वही मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये कॉलोनियल नैरेटिव्स है। क्यों? क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम सत्ता के लिए उस दृष्टिकोण से नहीं लड़ते, हम सत्ता के लिए, पद के लिए उस दृष्टिकोण से नहीं लड़ते जिस दृष्टिकोण से पश्चिमी परंपरा के लोग लड़ते थे। भारतीय परंपरा में भौतिक सुख साधनों को प्राप्त करना जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होता। इसलिए भारतीय परंपरा में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? वो परमानंद की प्राप्ति। परमानंद क्या होता है? तुमको लड्डू खाना मान लो अच्छा लगता है, लड्डू खाने से तुमको आनंद आता है, किसी को रसगुल्ला खाने से आनंद आता है, किसी को आइसक्रीम चूसने से आनंद आता है, किसी को अपने मित्र के पास बैठने से आनंद आता है। तो ये आनंद अक्षुण्ण बन जाए उसको क्या बोलेंगे? हम्म? क्या बोलेंगे उस अक्षुण्ण आनंद को? कोई बता सकता है? हाँ? आपको जिस चीज से आनंद आता है वह आनंद खत्म ही ना हो, लगातार आता ही रहे,
उसको क्या बोलेंगे? परमानंद। परमानंद। ठीक है ना? तो उस परमानंद के लिए यदि आपको रसगुल्ला खाने से आनंद आता है तो आपने रसगुल्ला खाया, आनंद कहां से मिलता है? हाँ, इससे मिलता है ना। जैसे ही रसगुल्ले का स्पर्श जीभ के साथ होता है, हमें उसका आनंद आता है। ठीक। कोई हमारी तारीफ करता है तो हमारी तारीफ संबंधी बातें हमारी आंखों में जैसी पड़ती हैं, हमको आनंद आता है। सही कह रहा हूं? हाँ। भानु भानु और रजत दोनों गर्दन हिला रहे हैं। तो तारीफ हम आंखों से सुनते हैं क्या? क्यों? तारीफ कहां से सुनी जाती है? हाँ भाई, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ना शरीर के अंदर। कानों से सर। कानों से सुनी जाती है। तो क्यों पवन शर्मा के कहने पर आप आंखों के नाम पर दोनों क्यों गर्दन हिला रहे हो ऐसे? भाई, तारीफ जैसी आपने कहा कि आप बहुत सुंदर हैं, ये बात कानों में गई, आपको अच्छा लगा। और किसी ने कह दिया आप बहुत बदसूरत हैं, ये भी कानों में गई, आपको बुरा लगा। तो आपको अच्छा सुनने से आनंद आया, तो कोई बार बार आपको कहता रहे कि आप बहुत सुंदर है, फिर दूसरा है वो भी कह दे आप बहुत सुंदर है, कोई तीसरा है वो भी कह दे बहुत सुंदर है। ठीक है, ये आपको आनंद दे रहा है। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू कर जाए, तो ये परमानंद है। लेकिन ये संभव नहीं है। सब आपको अच्छा क्यों बोलेंगे? सब आपको सुंदर क्यों बोलेंगे? तो भारतीय परंपरा में अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा स्पर्श करना, अच्छा सूंघना, जो इंद्रिय जनित सुख है, उनसे जो आनंद प्राप्त होता है, उसको परमानंद की श्रेणी में नहीं रखा गया। तो परमानंद की श्रेणी में क्या रखा गया? हा? क्या रखा गया परमानंद की श्रेणी में? मोक्ष। क्या रखा गया? जिस ब्रह्म का हिस्सा हम हैं। हमें अपनी मां का स्पर्श अच्छा लगता है, मां की गोदी अच्छी लगती है, हम मां की गोदी में ही लेटे रहना चाहते हैं, मां हमारे सिर पर हाथ फेरती रहे, हम यही करवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आनंद मिलता है हमें, क्योंकि हम मां का अंश हैं, मांशी है। इसी प्रकार से जिसने हमको बनाया, जिसने हमारी माँ को बनाया, पिता को बनाया, उनके भी माँ बाप को बनाया। बचपन में हम एक प्रार्थना करते थे, कविता थी दूसरी क्लास में शायद, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, है ना, आओ उस ईश्वर के गुण गाएं, मिलकर सारे शीश झुकाएं। तो वो जिसने सब कुछ बनाया वो कौन है? परम ब्रह्म, परम पिता, परमात्मा, जिसको आप ऑल माइटी गॉड बोलते हो। उसके साथ एकाकार हो जाना, तदरूप हो जाना, जैसा वह है हम भी वैसे हो जाएं, ऐसा हो जाना, वह क्या है? परमानंद। तो भारतीय परंपरा में असंतोष की परिणति कहां तक पहुंची? परमानंद तक। यानी हम जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं। इसलिए हमको स्वातंत्र मिलेगा, क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम मनुष्य को राजा नहीं मानते। मनुष्य रूपी जो राजा है, हम उसको संप्रभु नहीं मानते। हम संप्रभु किसे मानते हैं? जो सब में रमता है, जो घटघटवासी है, जो अंतर्यामी है, जिससे ये संपूर्ण जीव जगत संचालित होता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में वह सोबरन है, वह संप्रभु है,
जिसके ऊपर किसी भी लौकिक सत्ता का वश नहीं चलता, जिसको उपनिषद अनिर्वचनीय कहता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए भारतीय परंपरा में उसके साथ एकाकार हो जाना यह अल्टीमेट प्लेजर है, यह परमानंद है। लेकिन भौतिक रूप से नहीं। ये ह्यूम क्या थे? ये हो ह्यूम सत्तावादी व्यक्ति थे। उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य सत्ता को प्राप्त करना ही था। सत्ता कैसी? यह भौतिक सत्ता जिसमें हमारी कॉलोनी सुरक्षित रहे। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि भारतीय असंतोष जागृत होना चाहिए। और गांधी जी क्या कहते हैं कि असंतोष कैसे जागृत हुआ? यह असंतोष अंग्रेजी किताब पढ़कर आया, क्योंकि अंग्रेजी किताबों में सत्ता की प्राप्ति के संघर्ष का मार्ग लिखा था। हमें ज्यादा से ज्यादा अधिकार रानी से कैसे प्राप्त हो जाए, हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ कैसे प्राप्त हो जाए, तो वो अधिकार किसके पास थे? इंग्लैंड में ज्यादा से ज्यादा किसके पास थे? बता सकता है कोई आप में से? क्यों भाई? रानी के पास। रिपीट। ये साक्षी लिख रही है, क्वीन के पास, रानी के पास अधिकार थे। रानी से ज्यादा अधिकार हमको मिलते रहे, इसलिए इंग्लैंड में असंतोष पनपा। और वह रानी हिंदुस्तान में भी शासन कर रही है। इंग्लैंड के लोगों ने किस प्रकार से रानी से ज्यादा अधिकार प्राप्त किए थे, उन अधिकारों की प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में उपयोगितावादियों ने, समझौतावादियों ने, उदारवादियों ने, है ना, आधुनिकतावादियों ने अनेकानेक प्रकार के ग्रंथों की रचना की थी। उन ग्रंथों को पढ़कर भारत में भी असंतोष व्याप्त हुआ। उस असंतोष के आधार पर भारतीय भी रानी से या ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज्यादा अधिकार प्राप्त करने लगे। यही बात गांधी जी यहां पर कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारे मन में असंतोष नहीं है। हमारे मन में असंतोष है, लेकिन असंतोष लौकिक सत्ता के प्रति नहीं है। हमारे मन में असंतोष क्यों? क्योंकि हमारे यहां लौकिक सत्ता अल्टीमेट प्लेजर नहीं है, अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमंस लाइफ नहीं है। प्राणी मात्र का जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य क्या है? मुक्ति। इसलिए हमारे यहां क्या कहा गया? पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म के द्वारा अर्थ की प्राप्ति और उस प्राप्त किए गए अर्थ से कामनाओं की पूर्ति, और ये तीनों पुरुषार्थों को साधने के बाद मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करेगा। इसलिए हम ईमानदारी से जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए हम श्रम कर कर, मेहनत कर कर, पढ़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? परमानंद, मोक्ष। यानी जिस ब्रह्म से हम पैदा हुए, उसी में, जिस महाविस्फोट से इस सृष्टि का अभ्युदय हुआ, बाद में ये सृष्टि अपनी लीला पूरी कर कर उसी महाविस्फोट के अंदर समा जाए, यह प्रयास। तो जिस ब्रह्म से हम उत्पन्न हुए, उसी ब्रह्म में हम समा जाएं, यह प्रयास भारतीयों का अंतिम लक्ष्य है। इसलिए सत्ता प्राप्ति हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसलिए कणाद कहता है, कणाद भौतिक शास्त्री है, कणाद एटॉमिक साइंटिस्ट है। कणाद ने गति के नियमों का प्रतिपादन किया है। 3000 वर्ष पूर्व कणाद ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। न्यूटन से
2500 वर्ष पूर्व वैशेषिक दर्शन में कणाद यही बात कहता है। क्या कहता है? यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। धर्म क्या है? जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस, लोक और परलोक दोनों प्राप्त होते हैं। यानी जिससे यह भौतिक जगत भी प्राप्त किया जा सकता है और पराभौतिक जगत भी प्राप्त किया जा सकता है, वह धर्म है। तो वो कैसे प्राप्त होगा? तो धर्म के 10 लक्षण मैंने कल भी कहा था, याज्ञवल्क्य और मनु बताते हैं। आज की तारीख में संविधान जो आपको आपके कर्तव्यों से परिचित कराता है, वह धर्म है। संविधान के द्वारा मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो धर्म है, वो आपकी कक्षाओं को लेना है, आपको पढ़ाना है। हिंदू स्वराज से संबंधित जो भी सामग्री मेरे पास है, जो भी ज्ञान मैं जानता हूं, उस ज्ञान से आपको परिचित कराना मेरा धर्म है। और यदि मैं ऐसा कर पा रहा हूं तो मैं धार्मिक आदमी हूं, और यदि मैं ऐसा नहीं कर रहा तो मुझसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं। आपका क्या धर्म है? आप विद्यार्थी हैं। आपका यह धर्म है कि आप हिंदू स्वराज से संबंधित जो भी ज्ञान है वो मुझसे प्राप्त करें और अन्य स्रोतों से भी उस ज्ञान की प्राप्ति के उपक्रमों को जारी रखें। यह आपका धर्म है। और जब तक आप अपने धर्म का निर्वहन करते रहेंगे और मैं अपने धर्म का निर्वहन करता रहूंगा, तब तक हमको कोई भय नहीं। हमें किसी बाहरी सुरक्षा कवच की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शास्त्र कहता है धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करोगे, आप पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा, तो मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना रक्षा करेगा हम दोनों की। हमें किसी और की आवश्यकता नहीं। तो गांधी एओ ह्यूम के माध्यम से ये बात यहां पर कहते हैं कि यह जो अशांति है, यह जो असंतोष हमारे मन के अंदर व्याप्त हुआ सत्ता के प्रति, यह हमें ब्रिटिश अंग्रेजी किताबों के माध्यम से प्राप्त हुआ है, और इसलिए हमारे मन में अशांति पैदा हुई, और इसलिए इस अशांति से हिंसा भी हुई है। उसमें कई लोगों को नुकसान हुआ होगा, कई की जान गई होंगी, कईयों को माल का नुकसान हुआ होगा, कईयों को देश से निकाल दिया गया होगा। तिलक को मांडली जेल भेज दिया गया था, ऐसे बहुत सारे नेताओं को भेजा गया। इसलिए देश स्वातंत्र की ओर बढ़ रहा है, तो यह असंतोष, यह अशांति देश के हित में है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। क्लियर? यहां तक कोई प्रश्न पूछना हो? यह चैप्टर खत्म हुआ। इस चैप्टर में 2 ही प्रश्न के 2 ही उत्तर थे। कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, फिर आगे स्वराज्य वाला विषय है, वो शुरू करूंगा। कुछ पूछना है यहां पर? चलें आगे। बोलिए। चौथा चैप्टर है। फिर वो पूछता है कि स्वराज्य क्या है। प्रश्न करता है, कांग्रेस ने हिंदुस्तान को एक राष्ट्र बनाने के लिए क्या किया? बंग भंग से जागृति कैसे हुई? अशांति और असंतोष कैसे फैले? यह सब जाना। यानी 3 चैप्टर हुए, और 3 चैप्टर में 3 प्रश्नों का उत्तर प्रश्नकर्ता ने प्राप्त कर लिया। जरा अब तो बताओ, तो यहां प्रश्नकर्ता कौन है? बताओ कोई जना, एक जना हाथ उठाकर, कौन है प्रश्नकर्ता? रामचंद्र। अब ये रामचंद्र कौन है बताओ तो। नहीं, एमफिल अभी रुका रहे। हाँ, देखो ये जो साक्षी है, इसने अपने नाम के आगे बड़ा अच्छा सा टाइटल लगा रखा है ना? बहुत अच्छा टाइटल लगा रखा है। इसने दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए।
आप लोगों को भी दिखता है जो लिखकर कमेंट किए जाते हैं? दिखता है नहीं? ये जो कमेंट करते हैं लिखकर, दिखता है आप लोगों को? सर सर सबके पास जाता है। हाँ, अच्छा, सर सबके पास जाता है। तो उसने अपने नाम के आगे एक बड़ा दमदार सा टाइटल लगा रखा है। तो उसने मैंने दो प्रश्न किए, उसने दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया, है ना। रामचंद्र का भी नाम बताया और रामचंद्र कौन है ये भी उसने बताया। तो बिल्कुल सही कहा उसने। 3 प्रश्न 3 उत्तर। फिर वो आगे कहता है, अब मैं यह जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहता हूं? कि स्वराज्य के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? मुझे डर है कि शायद हमारी समझ में फर्क हो। अब ये तो सब काम बाबा ही कर रहे हैं। बाबा ही प्रश्न करता है और बाबा ही उत्तर प्रदाता है। इसलिए वो प्रश्न कर रहे हैं कि मैं स्वराज्य के बारे में जानना चाहता हूं। ठीक, ये स्वराज्य क्या है? और फिर वो कहते हैं कि हो सकता है स्वराज्य के बारे में मेरी और आपकी समझ में अंतर हो। तो बाबा क्या उत्तर देते हैं? फर्क होना मुमकिन है। फर्क होना मुमकिन क्यों होता है? जब द्वैत होता है, जिसको अंग्रेजी में आप ड्यूअलिज्म बोलते हैं। ड्यूअलिटी में भेद होगा ही। जब मैं अलग और आप अलग, तो भेद होगा। ठीक है। जब एक व्यक्ति के अंदर दूसरा व्यक्ति समाया हुआ प्रश्न कर रहा है और पहला व्यक्ति उत्तर दे रहा है, तो प्रश्न पैदा हुआ है। प्रश्न के पैदा होने का मतलब ही यह है कि आप द्वैतवाद को मान रहे हैं। आप द्वैतवाद को मान रहे हैं, इसलिए फर्क होगा ही। आप यदि अद्वैत को मानते तो फर्क नहीं होता। इसलिए स्वयं प्रश्न कर रहे हैं, स्वयं उत्तर दे रहे हैं। यह अद्वैत की प्रतिष्ठापना नहीं है, यह द्वैत है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हाँ भाई, फर्क तो होना लाजमी है। क्यों लाजमी है? तो वो कहते हैं स्वराज्य के लिए आप हम सब अधीर बन रहे हैं, लेकिन वह क्या है इस बारे में हम ठीक राय पर नहीं पहुंचे हैं। अंग्रेजों को निकाल बाहर करना चाहिए, यह विचार बहुतों के मुंह से सुना जाता है, लेकिन उन्हें क्यों निकालना चाहिए इसका कोई ठीक ख्याल नहीं किया गया हो, ऐसा नहीं लगता। आपसे ही एक सवाल मैं पूछता हूं। मान लीजिए कि हम मांगते हैं उतना सब अंग्रेज हमें दे दें, तो फिर उन्हें निकाल देने की जरूरत आप समझते हैं? क्या उत्तर दे रहे हैं वो? कि भाई फर्क तो लाजमी है, लेकिन स्वराज्य से अभिप्राय क्या है? एक तो यह है कि हम अंग्रेजों को पूर्णतः बाहर निकाल दें, और पूर्णतः बाहर निकालने के बाद में फिर हम सत्ता पर स्थापित हो जाएं। एक तो स्वराज्य यह है, और फिर कह रहे हैं दूसरा स्वराज्य क्या है? तो दूसरी अवस्था वह है जो हम सब कुछ अंग्रेजों से चाहते हैं। अंग्रेज वे सब कुछ हमें दे दें, डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं वे, तो क्या हम अंग्रेजों को रहने देंगे? वो ये कहते हैं। देखिए, ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं स्वराज्य के लिए। ये दोनों प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि इनकी प्रासंगिकता 1909 में भी थी और इनकी प्रासंगिकता आज भी है। और ये प्रासंगिकता मुझे लगता है अगले 50 साल बाद भी होगी, जब हमारे बच्चे पढ़ रहे होंगे और आप मेरी तरह अध्यापक हो चुके होंगे, तब भी ये प्रासंगिकता रहेगी। क्योंकि 1909 में प्रासंगिकता है, जब मैंने 1986 में पहली बार हिंद स्वराज पढ़ा तब भी प्रासंगिकता थी इसकी, और आज 36, 34, 35 साल बाद भी मेरे लिए ये प्रासंगिक है कि स्वराज्य के माने वस्तुतः क्या? स्वराज्य के माने मैकाले जो कहता है कि एक ऐसे अंग्रेज जो चमड़ी में काले होंगे,
लेकिन वो सोचेंगे हमारे जैसा, विचारेंगे हमारे जैसा, करेंगे हमारे जैसा। तो ऐसों के द्वारा सत्ता का संचालन स्वराज्य है, या उन भूरे शासकों का ही देश में बने रहना और हमारी सारी बातें मानते चले जाना, वह स्वराज्य है? वस्तुतः स्वराज्य का मतलब क्या है? समझौतावादी कहते हैं ना कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों से क्या है? हाँ? हाँ? Man is born free, but he is everywhere in chains. Man is born free, but देखो भाई, साक्षी लीड ले रही है आज, उसने लिख भेजा तुरंत, जकड़ रखा। स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये जंजीरें व्यक्तिगत भी होती हैं और ये जंजीरें समष्टिगत भी होती हैं। हम जिस स्तर तक पहुंचते हैं, जंजीरें उस स्तर तक भी विस्तार पाती चली जाती हैं। लेकिन फिर मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में हम जंजीरों से जकड़े हुए हैं, ठीक? इसलिए वहां पर जंजीरों से मुक्त होने के आंदोलन चलते हैं समय समय पर। जितने भी वाद हुए हैं वहां पर, वो सारे वाद मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुए हैं। लेकिन जितने वाद हुए मनुष्य को मुक्त करने के लिए, मनुष्य उतना ज्यादा जकड़ता चला गया। भारत में भी है। मैं महाभारत का एग्जाम्पल देता हूं। भारत में ये जो धर्म है, जब मैं धर्म कहता हूं तो इस धर्म का संबंध मंदिर मस्जिद से नहीं है। इस धर्म का संबंध आपके विहित कर्मों से है, आपके द्वारा संपादित किए जाने वाले क्रियाकलापों से है, आपकी ड्यूटीज से है, ठीक है? इसलिए हमारे यहां कहा गया, धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो महाभारत में क्या कहा गया? न तत्र राजा राजेंद्र न दंडो निच दांडिका। गांधी के बारे में एक प्रश्न आता है। गांधी एक अराजकतावादी है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। आता है ना, गांधी एन अनार्किस्ट। तो गांधी अनार्किस्ट क्यों है? गांधी को अराजकतावादी क्यों कहा जाता है? क्या अराजकतावादी नेगेटिव टर्म है या अराजकतावादी पॉजिटिव टर्म है? जो पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य है उसमें यह नेगेटिव टर्म है, यानी राज्य का खत्म हो जाना। राज्य तो है लेकिन उसके आज्ञाओं का पालन ना करना। इसलिए पश्चिम ने ऐसे कई फेजेज को देखा है, जिनमें फ्रांस में, इंग्लैंड में, इटली में, अमेरिका में, अन्य अन्य स्थानों पर राज्य के अस्तित्व में रहने के बाद भी लोगों ने राज्य को माना नहीं। तो उन्होंने इसको क्या कहा? एनार्किज्म, एनार्की, अराजकता या अराजकतावाद। लेकिन भारत में राज्य का होना या ना होना, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको संविधान में दिए गए अधिकार और कर्तव्यों के बारे में ज्ञात नहीं है। लेकिन फिर भी वे संविधान में जो अधिकार और कर्तव्य वर्णित हैं, उल्लिखित हैं, उनसे ज्यादा अधिकारों का और कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि
वो धर्म जानते हैं। जो प्राकृतिक धर्म है, जो मूल धर्म है, वह वे जानते हैं। और वो क्या है? वह सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सब में अपने को ही देखना। जो चीजें मुझे बुरी लगती हैं वो दूसरों के साथ नहीं करना। यदि मुझे अपना सम्मान प्रिय है तो मुझे भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए। ये सब बातें उनको ज्ञात है, लेकिन वे संविधान पढ़े नहीं है। संविधान के बारे में उन्होंने कोई व्याख्यान भी नहीं सुने हैं, लेकिन ये उनको अपने से ज्ञात है। हमारी दादी नानी माएं, उनके ऊपर उनके पास कोई डिग्री नहीं है। कभी उन्होंने कॉलेज स्कूल पाठशाला का मुंह नहीं देखा, लेकिन उन्होंने बचपन में जो ईमानदारी के सिद्धांत, ईमानदारी की कथा कहानियां, ईमानदारी के किस्से हमें सुना दिए, और हमारे द्वारा उनका उल्लंघन करने पे जो चंटियाई की गई उनके द्वारा, आज हमारा व्यक्तित्व उनके द्वारा दी गई जो विरासत है उसका महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए महाभारत क्या कहता है? महाभारत कहता है ना तत्र राजा राजेंद्र ना दंडोल च दांडिका। प्राचीन काल में राजा भी नहीं था, राज्य भी नहीं था, ना कोई गलती करता था, ना किसी को दंड दिया जाता था। ऐसा क्यों? स्वधर्मेण, अपने धर्म से, धर्मज्ञास्ते, जानते थे। रक्षांति परस्परम, जैसा धर्म वे जानते थे, उस जाने हुए धर्म के द्वारा दूसरों के साथ व्यवहार करते थे। इसलिए राज्य की आवश्यकता नहीं थी। राज्य की आवश्यकता कब पड़ती है? जब धर्म का निर्वहन उत्तरोत्तर कम होता चला जाता है। इसलिए मैं बार बार अंबेडकर जी का स्टेटमेंट कोट करता हूं, जो उन्होंने 25 नवंबर 1949 को दिया है कि यदि लोग अच्छे हैं और संविधान कितना भी खराब होगा, संविधान कितना भी त्रुटिपूर्ण होगा, तो वो अच्छे से लागू हो जाएगा। और संविधान कितना भी अच्छा है और हम कितने भी और हम अच्छे नहीं हैं, तो वो संविधान अच्छे से लागू नहीं हो पाएगा। ये वही है। राज्य कब अस्तित्व में आता है? जब हम धर्म का उल्लंघन करना शुरू कर देते हैं, अपने विहित कर्तव्यों का पालन नहीं करते। मेरी शिकायत कब होगी बताइए जरा कोई? हाँ, मेरी शिकायत आप मेरी हायर अथॉरिटी से कब करेंगे? बोलिए। हाँ, जब आप पढ़ाओगे नहीं। साक्षी लिख रही है भाई, मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो आप मेरी शिकायत करेंगे ना? क्यों? क्योंकि मैंने अपने धर्म का अनुपालन नहीं किया। और मैं आपको परीक्षा में अटेंडेंस आपकी शॉर्ट हो जाएंगी, ठीक, तो मैं लिखकर भेज दूंगा कि एक्स की अटेंडेंस नहीं है पूरी, तो इसको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय का नियम कहता है। ठीक है? तो फिर आपने क्या किया जो मैंने आपको परीक्षा में से रोकने की रिकमेंडेशन की? हाँ, क्यों भाई रविंदर? हाँ भाई, तुम्हें परीक्षा में से रोक दिया मैंने, तो उसका क्या कारण हुआ बता सके? माइक खोल ले। अरे माइक खोल ले अपना। क्यों भाई रविंद्र? अरे ये तुम्हारे जो फोटो लगवाए हैं स्क्रीन पर, वो इसलिए लगवाए कि तुमसे इंटरेक्शन कर सकूं। सर हमारी गलती के कारण हमें रोका जाएगा सर। हाँ, तुमने अपने धर्म का पालन नहीं किया,
तुम्हारा धर्म सर। पढ़ना है ना? तो जब भी हम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो फिर हमें सख्त होना पड़ेगा। जैसे जैसे हम धर्म से अलग हटते चले जाते हैं वैसे वैसे राज्य मजबूत होता चला जाता है। राज्य ज्यादा नियम कानून हमारे ऊपर थोप देता है। तो भारत जैसे समाजों में राज्य मजबूत नहीं था कभी भी। क्यों? क्योंकि यहां पर लोग मजबूत था। लोग अपने धर्म को समझता था। स्वधर्मेण धर्मज्ञास्ते रक्षांति परस्परम। अपने धर्म के आधार पर। इसलिए तो वो भारत में स्वराज्य की संकल्पना से तो वो दो बात कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि उन्हीं के द्वारा हमको ज्यादा अधिकार दे दिए जाए, और दूसरा हम खुद सत्ता पर अधिष्ठित हो जाएं, हम खुद राजा बन जाएं, लेकिन नियम कानून उनके द्वारा ही। तो गांधी को अराजकतावादी इसलिए कहा जाता है। गांधी राज्य की वकालत नहीं करते। गांधी कहते हैं कि राज्य जो है वो अच्छी चीज नहीं है। तो भारत में व्यक्ति सर्वत्र स्वतंत्र था। क्यों स्वतंत्र था? क्योंकि वो धर्म को जानता था। यदि आप सब लोग धर्म का पालन करना शुरू कर दें तो क्या होगा? राज्य जो समय समय पर संशोधन करता है लोकसभाओं में, विधानसभाओं में, वो करना बंद कर देगा। हम लाल बत्ती पर रुकना शुरू कर दें, हम किसी का भी, जो हमारे यहाँ कहा गया, मातृवत परदारेषु, पराई स्त्री को माता के समान समझना शुरू कर दे। पर द्रव्येशु लोष्ठवत, पराये धन को हम मिट्टी के ढेले के समान समझना शुरू कर दे। आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसा मैं हूं, जो आत्मा मेरे अंदर विद्यमान है वही आत्मा आपके अंदर भी विद्यमान है। यदि हम ऐसा मानना शुरू कर दें तो या पश्यति स पंडितः, जो ऐसा देखता है वह विद्वान है, उसको विद्वान कहा गया है। ठीक है? यदि हम ऐसा आचरण शुरू कर दें तो पुलिस की संख्या घट जाएगी धीमे धीमे। हमारे ऊपर जो वकील हैं वो धीमे धीमे घट जाएंगे। हम अपना आचार व्यवहार संयमित कर लेंगे। आगे आके गांधी वकीलों के और डॉक्टरों के ऊपर बात करते हैं ना। तो धर्माचरण के द्वारा हम सब कुछ परिवर्तित कर सकते हैं। तो सही मायने में जो स्वराज्य की प्राप्ति गांधी करते हैं, तो वहां पर गांधी इस प्रकार के दो प्रकार के प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में जो उत्तर देते हैं उसमें दो को आधार बनाते हैं। एक तो व्यवस्था परिवर्तन, और एक उसी व्यवस्था के द्वारा हमें ज्यादा अधिकारों का प्रदान कर दिया जाना। फिर उनके मन में फिर एक बात आती है। फिर वो कहते हैं मैं तो उनसे एक ही चीज मांगूंगा। वह चीज क्या है? क्या मांगूंगा? तो वो कहते हैं मेहरबानी करके आप हमारे मुल्क से चले जाएं। यह मांग वे कबूल करें और हिंदुस्तान से चले जाएं। तब भी अगर कोई ऐसा अर्थ का अनर्थ करे कि वे यहां रहते हैं तो मुझे उसकी परवाह नहीं होगी। तब फिर हम ऐसा मानेंगे कि हमारी भाषा में कुछ लोग जाना का अर्थ रहना कहते हैं। तो जरा मुझे समझाएं, इस प्रश्न में गांधी जी फिर दो बात कह रहे हैं कि मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके आप कृपया यहां से चले जाएं। तो चले जाने से मतलब भौतिक रूप से चले जाना या समग्रता में चले जाना? हम 1947 में स्वतंत्र हुए तो क्या यह स्वतंत्रता हमें पूर्ण प्राप्त हुई? कोई बताएगा क्या? 1947 में जो स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुई है, क्या वह स्वतंत्रता भारतीय मूल्यों के, भारतीय सिद्धांतों के, भारतीय परंपराओं के, भारत की भाव भूमि के अनुरूप है? कोई बताएगा? नहीं सर। हाँ? नहीं? क्यों नहीं? नहीं क्यों नहीं? सर, वो वहाँ पर एक और वर्ड यूज करते हैं,
कि अगर अंग्रेज चले भी जाएंगे तो ये इंग्लिस्तान को शब्द वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक है ना? कि ये बिल्कुल भाई। इंग्लिस्तान रहेगा मूल रूप। अंग्रेज जी। अंग्रेज चले गए 1947 में, लेकिन 1935 में जो उन्होंने भारत शासन अधिनियम बनाया था, हमारा संविधान क्या है? हाँ, हाँ भाई, क्या रजत? 70%, 70% 1935 एक्ट से लिया है। 1935 का ही विस्तार है। तो जो संविधान अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन करने के लिए जो अधिनियम बनाया था, बाद में हमने उसी को और विस्तार कर लिया और कुछ बातें और अन्य स्थानों से लेके उसमें जोड़ दी। इसलिए 1947 में जो हमें स्वातंत्र प्राप्त हुआ है, वह स्वातंत्र मैकाले वाला स्वातंत्र है, जिसमें मैकाले कहता है कि भाई हम ऐसी शिक्षा लागू करना चाहते हैं जिस शिक्षा के माध्यम से लोग तो हिंदुस्तान के रहेंगे, चमड़ी उनकी काली रहेगी, लेकिन उनका सोचना, विचारना, आचार व्यवहार सब हमारे जैसा ही होगा। तो गांधी जी इसी बात को कहते हैं। क्या कहते हैं गांधी जी? गांधी जी कहते हैं कि भाई दो प्रकार की बातें हैं, कि एक तो वो देश से चले जाएं और दूसरे सत्ता हमारे हाथ में छोड़ दें और बेशक रहें। तो क्या हमने उनको देश से तो जाने दिया, देश से वो चले भी गए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो सत्ता आज भी उन्हीं के पास है। उन्हीं के नियम कानूनों के आधार पर हमारा जीवन संचालित होता है। इसलिए गांधी जी इस बात को विस्तार से कहते हैं। फिर उनके मन में प्रश्न आता है कि अच्छा, कई बार लगता है, हम सबको लगता है, मतलब मुझे भी लगता था कि मेरे माताजी पिताजी मर जाएंगे तो कैसे जीवन चलेगा। मेरी मां मर गई, लेकिन जीवन तो चल ही रहा है। मेरे पिताजी भी मर गए, लेकिन जीवन तो चल ही रहा है। थोड़ा अच्छा चल रहा होगा, थोड़ा बुरा चल रहा होगा, लेकिन जीवन तो चल ही रहा है। अब ये गांधी जी के भी मन में ये बात आ रही है। क्या बात आ रही है? कि अच्छा जी, अंग्रेज चले गए तो उसके बाद हम क्या करेंगे? हैं? अरे हमारे यहां तो छोटी छोटी रियासतें थी, 600 छोटी छोटी रियासतें थी। अंग्रेजों ने एक पूरी दिल्ली में सरकार बना दी, पुलिस बना दी, रेल बना दी, डाक खाना बना दिया, एक कोने से दूसरे कोने आना जाने के लिए मोटर गाड़ी है, सब है। अब यदि अंग्रेज चले जाएंगे तो हम कैसे करेंगे? ये सबके मन में आता है। जैसे मेरे मन में प्रश्न आता था कि मेरी मां मर जाएंगी तो कैसे रहूंगा, पिताजी मर जाएंगे तो कैसे रहूंगा। ऐसे ही गांधी जी के मन में प्रश्न आ रहा है कि अंग्रेज चले जाएंगे तो देश कैसे चलेगा। तो गांधी जी फिर उत्तर देते हैं, इस सवाल का जवाब अभी से नहीं दिया जा सकता। वे किस तरह जाते हैं उस पर बाद की हालत का आधार रहेगा। मान ले कि आप कहते हैं कि उस तरह वे चले गए, तो मुझे लगता है कि उनका बनाया हुआ विधान हम चालू रखेंगे और राज का कारोबार चलाएंगे। कहने से ही वे चले जाएं तो हमारे पास लश्कर तैयार ही होगा, इसलिए हमें राजकाज चलाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। वो दो प्रश्न करते हैं, दो उत्तर भी देते हैं। एक तो ये कहते हैं कि हमने कहा कि भाई साहब आप चले जाइए, और वो चले गए। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, चले गए तो चले गए, फिर तो उनका जैसे वो आज शासन चला रहे हैं ऐसे हम चला लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। दूसरा कहते हैं कि यदि संघर्ष करके गए, हमने उनको भगा दिया यहां से मारपीट कर, लड़ाई झगड़ा कर 1857 की क्रांति की भांति, तो भी हमारे पास सेना तो होगी, तो फिर हम सेना को अपने साथ कर लेंगे और फिर थोड़ी बहुत शासन वासन चलाने में हमें समस्या आ सकती है, परेशानी आ सकती है। आएगी तो उसको अपने हाथ से मीट आउट करेंगे, समझेंगे।
अब ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बात गांधी जी कहते हैं, और वो दोनों ही अवस्थाओं में, चाहे वो अपनी मर्जी से जाएं चाहे हम उनको निकालें, लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में जिन व्यवस्थाओं से देश संचालित हो रहा है वो तो भारत में रहेंगी ही ना। हम बदल तो सकते नहीं। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि भाई आप पुरानी रियासतें बना लो अपनी अपनी, संभव भी नहीं है, बन भी नहीं सकती। तो ये बड़ी जटिल बात है। इसलिए गांधी जी ने पहले कह दिया कि भाई ये बाद में तय होगा, अभी हम नहीं कह सकते। ठीक उस प्रकार से जैसे हम बचपन में सोचते हैं माताजी नहीं रहेंगी तो हम कैसे रहेंगे, पिताजी नहीं रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो परिणाम है वो देश काल परिस्थिति के अनुरूप। जरा याद करिए 22 मार्च को जब पहली बार जनता कर्फ्यू लागू हुआ था भारत में कोविड-19 के चलते, और फिर 25 मार्च से कंप्लीट लॉकडाउन शुरू हो गया था पूरे देश में, तो कैसा लगता था हम लोगों को, कैसे चलेगा, घर से बाहर नहीं निकलते थे नहीं। और उस समय कोई पूछता था हमसे तो हम सब यही कहते थे भाई हमें क्या पता, अभी क्या क्या बताएं आपको कि कैसे होगा, सब कुछ अंधकार युक्त लगता था हमको, कोई भी सही उत्तर देने में सक्षम नहीं था। मैं बहुत ज्यादा टेक्नो से भी नहीं हूं, जानता नहीं हूं, लेकिन धीमे 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 फिर हमने डिपार्टमेंट के सहयोग से, राजेंद्र जी कहीं अलग रहते थे, मैं कहीं अलग रहता था, मेरे विद्यार्थी अलग रहते थे, आप सब कहीं अलग रहते थे। बाद में फिर हमने बड़े बड़े कार्यक्रम किए, पूरे भारत को जोड़ा, विदेशों से भी हमारे साथ लोग जुड़े। तो यदि कोई 22 मार्च को ये बात हमसे पूछ लेता तो हम बता सकने में सफल नहीं थे, लेकिन आज हम बता सकते हैं कि हम पूरे सेमेस्टर की पढ़ाई ऐसे ही डांट से, लाड़ से, प्यार से, एमए सेकंड ईयर को जैसे पढ़ा रहे हैं ऐसे ही एमए फर्स्ट ईयर को भी पढ़ा लेंगे। हम प्री पीएचडी की क्लास भी कल परसों में शुरू करने जा रहे हैं, हम एमफिल की क्लास भी शुरू कर रहे हैं, नया एमफिल आने वाला है उसको भी हम ऐसे ही पढ़ा लेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम बहुत सारी व्यवस्थाओं को अडेप्ट कर चुके हैं और बहुत सारी व्यवस्थाओं को अपनी सुगमता के आधार पर संशोधित भी कर चुके हैं। इसलिए गांधी जी ये गुंजाइश रखते हैं कि भाई अभी ये बताना संभव नहीं है, हम तय करेंगे कि कैसा होगा। इसलिए निकलते नहीं थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। मैं अपने मकान से उतरा ही नहीं, 2 महीने सीढ़ियों के नीचे ही नहीं आया, घर के अंदर ही टहलता था, सब काम घर के अंदर ही करता था, कंप्लीट लॉकडाउन। मेरे नीचे वाले जो प्रोफेसर साहब रहते थे वो कहते थे साहब बिल्कुल आइसोलेशन में चले गए पवन जी, हमने इनको नीचे उतरते देखा ही नहीं। और अब मैं नियमित डिपार्टमेंट आता हूं, नियमित डिपार्टमेंट आ रहा हूं जब से लॉकडाउन हटा है। क्यों? क्योंकि मेरी ड्यूटी है। बाकी अध्यापकों को मैं आवश्यकता अनुसार जैसा नियम कहता है वैसा करता हूं, लेकिन मैं नियमित रूप से लॉकडाउन खुलने के बाद डिपार्टमेंट में आता हूं। 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, 5 बजे तक, जितना बजे तक काम रहता है यही बैठता हूं, एक किताब ले आता हूं, पढ़ता हूं, लिखाई करता हूं, तुम लोगों से बात करता हूं। तो गांधी जी भी यही बात कह रहे हैं कि भाई आज बताना संभव नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि वे हमें स्वतंत्रता कैसी देते हैं। और फिर प्रश्न उनके मन में फिर आता है, वह प्रश्न क्या है? तो वो प्रश्न आता है, इस सवाल का जवाब अभी नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये प्रश्न फिर प्रश्न करते हैं इसलिए कि उनके राज कारोबार से देश कंगाल होता जा रहा है, वे हर साल देश से धन ले जाते हैं, अपनी ही चमड़ी के लोगों को बड़े ओहदे देते हैं, हमें सिर्फ गुलामी में रखते हैं, हमारे साथ बेअदबी का बर्ताव करते हैं और हमारी जरा भी परवाह नहीं करते।
यह प्रश्न वही है जो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, जो दादा भाई नौरोजी की 1891-92 में लिखी गई किताब है, उसके आधार पर ही गांधी जी अपने मन से फिर प्रश्न पूछ पाते हैं रामचंद्र के माध्यम से कि भाई वो हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे यहां से पैसा ले जाते हैं और ऊंचे पदों पर भी अंग्रेजों को ही बिठाते हैं। महर्षि अरविंदो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेशन किया, अदरवाइज अलाउ नहीं करते थे। तो ये प्रश्न उनके मन में है, इसका उत्तर देते हैं वो, अगर वे धन बाहर ना ले जाएं, नंबर बन जाएं और हमें बड़े ओहदे दे दें तो उनके रहने में आपको कुछ हर्ज है क्या? अब ये गांधी उत्तर भी दे रहे हैं और गांधी की तरफ से रामचंद्र से प्रश्न भी किया जा रहा है। क्या वो कह रहे हैं कि भाई तुम यूं कह रहे हो कि वो यहां से पैसा ले जाते हैं, बड़े ओहदे देते हैं, तो चलो मान लिया। हम कई बार मूल्यांकन करते हैं कि मुगल पीरियड में और ब्रिटिश पीरियड में एक मूलभूत अंतर था। क्या था? कि मुगल यहां से पैसा लूटकर विदेश नहीं ले गए, उन्होंने यहीं पर रहे और यहीं पर पैसा लगाया। इसलिए 18वीं शताब्दी तक ग्लोबल ट्रेडिंग में भारत नंबर 1 पोजीशन पर रहा। लेकिन अंग्रेजों ने आकर क्या किया? यहां पर अंग्रेजों ने यहां से लूट मचाई। और वो लूट क्या मचाई? तो ध्यान में आती हैं कुछ बातें। प्रारंभ में जो 11वीं-12वीं शताब्दी में जो आक्रांता भारत में आए, 13वीं शताब्दी तक, वो भी तो भारत को लूट कर ही ले जाते थे, उनमें से कोई भारत रहा नहीं। वो भारत आते थे, पूरे भारत को लूटते थे और ले जाते थे। लेकिन 11वीं-12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, लगभग 250 वर्ष तक उन्होंने भी भारत को लूटा ही। 14वीं शताब्दी के बाद फिर उनमें से कुछ लोगों ने भारत में बसना शुरू किया और फिर 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी तक उन्होंने भारत में स्थायी रूप से बट गए, यहां के लोगों को परावर्तन कराना शुरू किया और फिर यहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, व्यापार करना शुरू किया। तो दूसरा प्रश्न होता है कि 180 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया है, तो ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में और अमेरिका में यही हुआ ना। उन्होंने वहां के मूल समाजों को नष्ट कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी वो लंबे समय तक रहे, अमेरिका में भी लंबे समय तक रहे, कनाडा में भी वो लंबे समय तक रहे। उन्होंने वहां के मूल समाजों को नष्ट कर दिया और फिर खुद वहीं बस गए और फिर वहीं पर राज्य करने लगे। और जो कई पीढ़ियां वहां पर बस गई, 3 पीढ़ियां, 4 पीढ़ियां, उन लोगों ने फिर इंग्लैंड के खिलाफ, स्पेन के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ संघर्ष किया और अपने वहीं के बसे हुए लोगों के द्वारा सत्ताओं की प्रतिष्ठापना की। तो हिंदुस्तान में भी यदि वो लंबे समय तक रुक जाते तो हो सकता है यहाँ के भी मूल जो रहने वाले लोग हैं, हम और आप, इनमें से अधिकांश को नष्ट कर देते। तो एक तो ये प्रश्न पैदा होता है। गांधी जी यही बात करते हैं कि भाई वो यहां से लूट का पैसा ना ले जाएं, ऑस्ट्रेलिया की तरह, कनाडा की तरह, अमेरिका की तरह। आज अमेरिका सबसे विकसित देश माना जाता है, यूरोप के सभी देशों से ज्यादा विकसित है, लेकिन वो अमेरिका भी तो ऐसे ही है। गांधी जी के जो उत्तर है उसके अनुरूप अमेरिका बैठ रहा है, ऑस्ट्रेलिया बैठ रहा है। तो गांधी जी कहते हैं कि मान लिया भाई ठीक है कि वो यहीं पर रह जाएं, पैसा भी यहीं लगाने लगे, ठीक, तो क्या आप उन्हें रहने देंगे? तो आपको बुरा नहीं लगेगा? और फिर नया प्रश्न पैदा करते हैं, यह सवाल ही बेकार है, बाघ अपना रूप पलट दे तो उसकी भाईबंदी से कोई नुकसान है?
ऐसा सवाल आपने पूछा, यह सिर्फ वक्त बर्बाद करने की खातिर ही। आप अगर बाघ अपना स्वभाव बदल सके तो अंग्रेज लोग अपनी आदत छोड़ सकते हैं, जो कभी होने वाला नहीं। गांधी अंदर से ही फिर इसका भी प्रश्न पैदा करते हैं कि पहली बात तो ये संभव नहीं है, और यदि संभव भी हो जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं है, ये बेकार का प्रश्न है, ये बेकार का बात है जो आप मुझसे कर रहे हैं। फिर गांधी जी उत्तर देते हैं, कनाडा को जो राज सत्ता मिली है, जो मैं अभी कह रहा था आपसे, बुअर लोगों को जो राज सत्ता मिली है वैसी ही हमें मिले तो? फिर प्रश्न अंदर से आता है, यह भी बेकार का सवाल है। हमारे पास उनकी तरह गोला बारूद हो तब वैसा जरूर हो सकता है, लेकिन उन लोगों के जितनी सत्ता जब अंग्रेज हमें देंगे तब हम अपना ही झंडा रखेंगे, जैसा जापान वैसा हिंदुस्तान। अब वो जापान के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि कनाडा बनाना जैसा, तो पहली बात तो संभव नहीं है, और यदि संभव भी हो जाएगा तो हमारे पास इतना गोला बारूद वो सब कुछ नहीं है, और होगा भी तो हम झंडा अपना रखेंगे जैसा जापान ने किया है। और अपना बड़ा जंगी बेड़ा बनाएंगे, पानी का जहाज का जो हमारा सेना थी, नौसेना, वैसी बनाएंगे, और फिर हिंदुस्तान का जैसे 18वीं शताब्दी तक बोलबाला था वैसा फिर बोलबाला होगा। यह प्रश्न गांधी जी करवाते हैं। अब गांधी जी इसका उत्तर देते हैं, यह तो आपने अच्छी तस्वीर खींची, इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अंग्रेजी राज्य तो चाहिए पर अंग्रेज शासक नहीं चाहिए। यह वही बात है कि हमें अंग्रेजी राज चाहिए लेकिन हमें अंग्रेजी शासक नहीं चाहिए। हम उनके जैसा दबदबा चाहते हैं, उनके जैसी सब चीज चाहते हैं, लेकिन हमें अंग्रेजी शासक नहीं चाहिए। आप बाघ का स्वभाव तो चाहते हैं लेकिन बाघ नहीं चाहते। मतलब यह हुआ कि आप हिंदुस्तान को अंग्रेज बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप दबदबा कायम कर रहे हैं ना। हिंदुस्तान ने कभी विश्व पर अपना दबदबा नहीं बनाया, कभी विश्व पर अपनी मोनोपोली नहीं बनाई है, कभी विश्व पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं किया है। हम 18वीं शताब्दी तक ग्लोबल ट्रेडिंग में 28% पार्टिसिपेशन हमारा था, लेकिन हमने विश्व को कहीं पर गुलाम नहीं बनाया, हमने अपनी कॉलोनियां नहीं बनाई। अब आप में से अनेकों के मन में हो सकता है फिर इंडोनेशिया पर भारतीय संस्कृति, जावा, बाली, सुमात्रा, मलाया, फिजी, सूरीनाम, इन पर सब हमारी संस्कृति, अमेरिका तक पर हमारी संस्कृति का प्रभाव है, यूरोप तक पर हमारी संस्कृति का प्रभाव है। तो ये प्रभाव हमने सत्ता के बल पर प्रतिष्ठापित नहीं किए, ये प्रभाव हम जो व्यापार करते थे उनके साथ लगातार आते जाते थे। हमको बताया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी। अरे वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं करी, वास्को डी गामा तो खुद समुद्री रूपी महाकुंभ में खो गया था। यदि उसको भारत का व्यापारी जिसका नाम स्कंद था, जो गुजराती था, जो सूरत आ रहा था, वो समुद्र के किनारे पर मेडागास्कर में ना मिला होता तो वास्को डी गामा भारत आ ही नहीं पाता। वो भी कोलंबस की भांति भटक भटका कर कहीं किसी और देश में पहुंच जाता, और जैसे रेड इंडियन नाम दे दिया, हो सकता है ब्लू इंडियन और ब्लैक इंडियन के नाम से वो जानता। इसलिए जो हमको ये कहते हैं कि भाई हम व्यापार करते थे, हजारों साल से हम व्यापार कर रहे हैं, लेकिन हमने गुलाम नहीं बनाया किसी को। उस व्यापार के माध्यम से जो संस्कृति का आदान प्रदान हो गया वो हो गया, वो सांस्कृतिक प्रभाव उन देशों पर हमारा दिखता है। इसलिए तो गांधी जी कहते हैं कि आप तो ब्रिटिश प्रकार की सत्ता तो चाहते हो, बाघ जैसा स्वभाव तो चाहते हो, लेकिन बाघ को पालना नहीं चाहते। आप ब्रिटिश पैटर्न का दबदबा चाहते हो, ब्रिटिश प्रकार की सत्ता चाहते हो, ब्रिटिश प्रकार का तामझाम चाहते हो, लेकिन ब्रिटिशर्स भारत पर शासन नहीं करें ये नहीं चाहते। तो वो कहते हैं ये बड़ी अजीब बात है।
और हिंदुस्तान जब अंग्रेज बन जाएगा तब हिंदुस्तान नहीं कहा जाएगा। मैकाले यही कहता है 1834-35 में कि मैं ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता हूं शिक्षा के माध्यम से जो रंग रूप में तो हिंदुस्तानी होंगे लेकिन आचार में, व्यवहार में, सोच में, समझ में कोई अंग्रेजों से कम नहीं होगा। गांधी जी की चिंता 1909 में यही है कि आप अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं लेकिन बाद में जो हिंदुस्तान बचेगा वो क्या अंग्रेजों से आने के पहले का हिंदुस्तान होगा? यह चिंता उनकी बड़ी है। लेकिन सच्चा हिंदुस्तान कहा जाएगा, यह मेरी कल्पना का स्वराज्य नहीं। गांधी जी इसको अपनी कल्पना का स्वराज्य नहीं मानते। और आपको ताज्जुब होगा 1947 में जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है वस्तुतः वह भी गांधी जी के सपनों के स्वराज्य की संकल्पना पर खरी नहीं उतरती है। वो सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण है फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू इंडियन ब्रिटिशर्स। भारतीय अंग्रेजी स्वभाव वाले अंग्रेजों, नहीं तो पहला प्रधानमंत्री का जो भाषण है वो भारत की भाषा में होना चाहिए था, भारत की भाषा में नहीं है, अंग्रेजी की भाषा में, अंग्रेजों की भाषा में। और उस समय अंग्रेजी समझने वाले कितने लोग थे? तो ये गांधी जी इस पर अफसोस जताते हैं। और फिर एक प्रश्न आता है, ये अंतिम प्रश्न है, मुझे लगता है आज ये समाप्त हो जाएगा, अंतिम प्रश्न है। फिर प्रश्न, मैंने तो जैसा मुझे सूझता है वैसा स्वराज्य बतलाया। हम जो शिक्षा पाते हैं वह अगर कुछ काम की हो, स्पेंसर मिल वगैरह महान लेखकों के जो लेख हम पढ़ते हैं वे कुछ काम के हो, अंग्रेजों की पार्लियामेंटों की माता हो तो फिर बेशक मुझे तो लगता है कि हमें उनकी नकल करनी चाहिए। वे कहते हैं कि इंग्लैंड के इन लोगों ने यदि अच्छा काम किया है तो स्वीकार है, क्योंकि हमारे यहां कहा गया आनो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः, लेट नोबल थॉट कम फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ ग्लोब। विश्व की सभी दिशाओं से अच्छे विचारों को आने दीजिए, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे संस्कृति में कहा गया, गांधी जी भी यही बात कहते हैं कि यदि स्पेंसर के विचार, मिल के विचार, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो अनेक पार्लियामेंटों की मां के रूप में जानी जाती है, यदि उससे कुछ भारत का भला हो सकता है तो हम उनका स्वागत करते हैं। यहां तक कि जैसे वे अपने मुल्क में दूसरों को घुसने नहीं देते वैसे हम भी दूसरों को ना घुसने दें, आज भी उनकी नीति है। ग्लोबलाइजेशन विश्व में लागू हो गया है। ग्लोबलाइजेशन के 3 बड़े सिद्धांत थे, ना तो वो पूरी नॉलेज हमारे साथ शेयर करते हैं, ना पूरी जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे साथ शेयर करते हैं, हमारी हर चीज पर अपना अधिकार जमाते हैं, हमारे यहां जब चाहे वो आना चाहते हैं लेकिन हमको अपने यहां नहीं घुसने देते। तो ये ग्लोबलाइजेशन का जो विसंगति है, इस विसंगति पर गांधी जी 1909 में भी चिंतित है। वो कह रहे हैं वो अपने यहां जिनकी मर्जी होती है उनको आने देते हैं, जिनकी मर्जी नहीं होती उनको नहीं आने देते। तो क्या हम भी वैसा ही करेंगे? इसलिए उसे तो हम अपने देश में अपनाना ही चाहिए। लेकिन अब आप अपने विचार बतलाइए। अब ये गांधी जी फिर उत्तर देंगे, अभी देर है, क्योंकि 1909 में कुछ कह नहीं सकते। मेरे विचार अपने आप इस चर्चा में आपको मालूम हो जाएंगे। स्वराज्य को समझना आपको जितना आसान लगता है उतना ही मुझे मुश्किल लगता है। स्वराज्य को आसानी से नहीं समझा जा सकता। मैं प्राचीन भारत पर बात करता हूं, पढ़ाता हूं, तो आप में से भी बहुत सारे और मेरे बहुत सारे बाहर के मित्र भी, जो मेरे विद्यार्थी नहीं है, मेरे मित्र हैं, वो यही कहते हैं कि हम बैलगाड़ी युग में लौटेंगे। तो मैं यही कहता हूं कि बैलगाड़ी युग में लौटने की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन भारतीय विचार परंपरा में सबके सुख की चिंता की गई है। सबके सुख की चिंता यदि हम आज कर पाते हैं तो हम प्राचीन भारत की ही बात कर रहे हैं। और हमारे द्वारा जो विकास किया जा रहा है उस विकास से यदि विश्व का भला होता है तो हम प्राचीन भारत में ही बात कर रहे हैं। और यदि प्राचीन भारत की बातें लागू कर कर हम मानवता का अकल्याण कर दें, प्राचीन भारत में तो रावण भी है, प्राचीन भारत में तो कंस भी है, हम उसको लागू करके कहें कि हमने प्राचीन भारत के सिद्धांतों पर काम करना शुरू कर दिया
तो वो मान्य नहीं। यही बात गांधी जी कहते हैं कि आप स्वराज को जितना सरल मान रहे हैं, मेरी नजरों में स्वराज उतना ही मुश्किल है। इसलिए फिलहाल मैं आपको इतना ही समझाने की कोशिश करूंगा कि जिसे आप स्वराज्य कहते हैं वह सचमुच में स्वराज्य नहीं है। स्वराज्य का अभिप्राय सिर्फ अपने द्वारा सत्ता का संचालन या हस्तांतरण नहीं है, बल्कि भारतीय परंपराओं पर, भारतीय मानकों पर, भारत के मूल्य सिद्धांतों पर हम शासन व्यवस्था का संचालन करें। भारत का जो नैतिक बल है, भारत का जो विश्व कुटुंब की संकल्पना है, उसके आधार पर यदि हम भारत में सत्ता की स्थापना कर पाए तो संभवतः वो हिंद स्वराज्य की संकल्पना को लागू करना हो सकता है। गांधी जी ये चिंता 1909 में व्यक्त करते हैं। बाकी के अध्यायों पर हम कल बात करेंगे। आज हमने 4 अध्याय पूर्ण किए। यहां तक कोई प्रश्न दिमाग में हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई परेशानी, कोई प्रश्न? हाँ सर, इस चैप्टर में हमने देखा कि जितना हमने पढ़ा, हमने ये समझा कि गांधी जी स्वराज्य को तय नहीं कर पा रहे। तो वो तो बार बार कह रहे हैं कि अभी मैं समझा नहीं सकता आपको। लेकिन देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, हम बचपन में हम अपने माता पिताओं से बहुत सारी अपेक्षाएं पालते हैं, ठीक है? उनमें से कुछ इच्छाएं, कुछ अपेक्षाएं हमारी पूरी हो जाती है, कुछ इच्छाएं, कुछ अपेक्षाएं हमारी पूरी नहीं होती। और यदि मान लो हम बराबर के भाई बहन है, या भाई भाई है, बहन बहन है, एक ही कमरे में सोते हैं और पिताजी से दोनों डांट खाकर आए हैं, और मैं या आप बड़े छोटे हैं, और मैं मन ही मन में बड़बड़ा रहा हूं, तो हमसे छोटा भाई, छोटी बहन, छोटा भाई प्रश्न पूछ सकता है कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप, तो हम कहेंगे हाँ, मैं अभी बता नहीं सकता कि मैं कैसा व्यवहार करूंगा, ठीक है? लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा जैसा मेरे पिताजी ने मेरे साथ किया। लेकिन जब हम पिताजी बनते हैं, जब हम अध्यापक बनते हैं, जब हम अधिकारी बनते हैं, या जब हम नेतृत्व करने की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तब हमें ध्यान में आता है आज मैं उस स्थिति में हूं। मैं संयोग से शिक्षक भी हूं और शिक्षार्थी भी हूं। संयोग से मैं आज पिता भी हूं, और मैं अपने घर में छोटा भी हूं, तो मुझसे बड़े भी हैं। मेरे बच्चों की मुझसे कुछ अपेक्षाएं रहती हैं, और तब मैं उनको यही समझाता हूं कि बेटा, मैं आज आपको समझा नहीं पा रहा। मैं समझा सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं समझा पा रहा क्योंकि आज आप समझने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि जब मैं कल आपकी उम्र में था, तब मेरी भी कुछ मेरे माता पिताओं से अपेक्षाएं थी। वो अपेक्षा मेरे माता पिताओं के द्वारा पूरी नहीं होती थी, तो मुझे भी बुरा लगता था। वैसे ही आज आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आज मैं अपने माता पिताओं की दृष्टि से अपने व्यवहार को देखता हूं, तो मैं अपने को सही पाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं दाढ़ी रखता हूं, महीने में 2 महीने में उसको कटवाता हूं। मेरे बच्चों की अपेक्षा रहती है कि पापा रोज काट लिया करो। मेरे पिताजी भी दाढ़ी रखते थे, सन्यासी हो गए थे, तो हम भी उनसे यही अपेक्षा करते थे। तो आज मैं कहता हूं कि बेटा स्वाभाविक है, मैं भी करता था, मैं करता हूं। तुम जब मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो कोशिश करूंगा कि शेव कर लूं। ये डिलेमा जो है ना, ये चलता है, क्योंकि इसमें जो जनरेशन गैप जिसको हम कहते हैं, वो रहता ही है, पीढ़ी अंतराल रहता ही है, स्वाभाविक है। तो गांधी अभी स्वराज्य के बारे में कुछ स्पष्ट रूप से कह नहीं रहे, मोटा मोटा, जैसे पीएचडी से पहले, एमफिल के डिसर्टेशन से पहले हम सिनॉप्सिस बनाते हैं। ये गांधी के हिंद स्वराज की जो पुस्तक है, टेक्निकली ये सिनॉप्सिस जैसा है, मोटा मोटा। लेकिन पीएचडी जब हम कर लेते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस सही थी या गलत थी। तुम लोगों ने रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ी है, राजेंद्र जी पढ़ाते हैं आपको। तो रिसर्च मेथोलॉजी में जो हाइपोथेसिस होती है, वो बाद में जाके तय होता है। लेकिन पहले मोटा मोटा हम मानकर चलते हैं। गांधी जी मोटा मोटा मानकर चल रहे हैं कि स्वराज्य होगा कैसा, और इसलिए उस स्वराज्य के बारे में जो उनके मन में खुद प्रश्न पैदा हो रहे हैं। हम भी रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं ना, शोध के प्रश्न भी बनाते हैं ना, हम शोध के उद्देश्य भी तय करते हैं ना, हम सब कुछ तय करते हुए चलते हैं।
और हम रिसर्च गैप भी ढूंढते हैं। रिसर्च गैप हमारे सामने है तो हमारी हाइपोथेसिस बिल्कुल कंप्लीट बननी चाहिए, लेकिन कई बार हमारी हाइपोथेसिस कंप्लीट नहीं होती पूरी। कई बार हम जो रिसर्च क्वेश्चन लेकर चलते हैं वो रिसर्च क्वेश्चन भी पूरे नहीं हो पाते। यहां पर भी लगभग गांधी जी वही बात कर रहे हैं, एक हाइपोथेसिस है हिंद स्वराज्य के बारे में। इसलिए मैंने कहा था परसों आपसे कि गांधी जी की ये हाइपोथेसिस, टेक्निकली जो हमारे यहां डीआरसी होती है और आरडीसी होती है, उस डीआरसी और आरडीसी में एक्सटर्नल एक्सपर्ट आते हैं। एक्सटर्नल एक्सपर्ट आकर अपनी ओपिनियन देते हैं और वो आपकी साइनोसिस में कुछ रिवीजन, कुछ सजेशन देकर जाते हैं। इसलिए गांधी की ये हाइपोथेसिस को गांधी जी का गुरु नकार देता है। और गांधी जी जब 1947 की श्रेणी तक पहुंचते हैं और संविधान बनना शुरू होता है और गांधी जी का जो राजनीतिक उत्तराधिकारी है वो सत्ता को अधिग्रहित करता है, तो वो भी संविधान में इसको इनकलकेट नहीं करता, समाहित नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो आरटीसी के एक्सपर्ट के रूप में उनका जो गुरु इसको हाइपोथेसिस को देखता है तो वो भी कहता है कि ये तो बिल्कुल 100% हाइपोथेटिकल ही है, पूर्णतः काल्पनिक है, ये एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। और बाद में फिर चेला भी यही कहता है कि ना, ये एप्लीकेबल ही नहीं है। लेकिन जब हम हिंद स्वराज को पढ़ते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि गांधी जी के गुरु जी ने भी उनके जो सिनोप्सिस थी उसका पूर्ण रूपेण मूल्यांकन नहीं किया और उनके चेले ने भी गांधी जी की थीसिस का मूल्यांकन पूर्ण रूपेण नहीं किया। क्योंकि हाइपोथेसिस कभी भी 100%, मैं तो शोध का आदमी हूं नहीं, लेकिन जितना शोध समझता हूं 100% हाइपोथेसिस 100% बहुत रेयर स्थिति में गलत होती है। इसलिए हिंद स्वराज भी 100% ना तो गलत है और ना 100% सही है। ये जब हम इसका निर्वचन कर लेंगे 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में, तो ये हमारे ध्यान में आएगा। इसलिए गांधी जी का ये डिलेमा पूरे 20 चैप्टर में साथ साथ चलेगा, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। हम इसको सीखते रहें, समझते रहें, और भी कुछ प्रश्न आ रहे होंगे इनको पैरेलल पूछते भी रहें और कुछ प्रश्नों को नोट भी करते रहें, क्योंकि समापन के बाद पूरा एक दिन हम प्रश्न उत्तरी के रूप में ही रखेंगे। और कोई बात किसी को पूछनी हो? कोई प्रश्न नहीं? क्लियर? सर। हाँ सर मैं पूछ रही थी कि गांधी जी को लेके हमेशा क्वेश्चन उठता है कि सर नॉन वायलेंस उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था या फिर उनकी ये समझ थी कि मास मोबिलाइज करने के लिए वायलेंस तो ज्यादा दिन इफेक्टिव होगा नहीं, तो मतलब लॉन्ग टर्म में नॉन वायलेंस सक्सेसफुल होगा। सर ये मेरे को कंफ्यूजन रहती है। नहीं, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। देखिए, जब हम सामाजिक जीवन में रहते हैं, मैंने फिर कहा धर्म को समझ लीजिए, ठीक है? एक माँ का, एक पिता का, एक शिक्षक का, एक गुरु का जो धर्म है वो अहिंसक ही होगा। लेकिन एक सैनिक का धर्म, सैनिक नॉन वायलेंस की बात नहीं कर सकता। सैनिक यदि नॉन वायलेंस की बात करेगा तो वो अधार्मिक कहलाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का जो प्रणयन किया है, पूरे 700 श्लोक हैं उसमें, और उन 700 श्लोकों में से लगभग 650 640 के आसपास श्लोक भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकले हैं। बाकी सब प्रश्न है, या तो प्रश्न धृतराष्ट्र की ओर से है, या संजय की ओर से है, या फिर वो अर्जुन की ओर से है। और वो प्रश्न क्या है? वो अर्जुन को धर्म पे लाने के लिए ही है। क्यों? क्योंकि अर्जुन एक सैनिक है, अर्जुन योद्धा है, और अर्जुन योद्धा होकर, सैनिक होकर युद्ध करने से मने कर रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अरे तुझको ये पंडितों की सी बात शोभा नहीं देती, तू यहाँ पर जो अद्वैतवाद की स्थापना कर रहा है ये तेरे लिए नहीं है। अद्वैतवाद वेदांतियों के लिए है।
जो यत पिंडे तो ब्रह्मांडे की बातें करेंगे। तेरा धर्म तो युद्ध करना है, इसलिए तुझे युद्ध करना ही चाहिए। तो सैनिक का धर्म युद्ध करना है, सैनिक के लिए अहिंसा त्याज्य है। लेकिन जो सामाजिक जीवन में जीते हैं, जो सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व करते हैं, कभी भी कोई भी सामाजिक आंदोलन हिंसा के बल पर लंबे समय तक चलता नहीं है। यह बात गांधी जी जानते थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इसके प्रयोग कर लिए थे। इसलिए गांधी जी ने अहिंसा को अपने जीवन का अमूल्य और अमोघ अस्त्र बनाया। यद्यपि गांधी जी के आचरण से कई लोगों के मन में हिंसा होती थी, यह भी सही है, लेकिन वो गांधी जी की हिंसा, उस पर कभी फिर बात करूंगा जब गांधी की कि गांधी जी के व्यवहार से गांधी जी खुद हिंसा से बचे जाते थे। मनोज कुमार की पिक्चर की भांति, मनोज कुमार की पिक्चर में कोई भी ऐसा भौंडा सीन होता था तो मनोज कुमार तो गर्दन मोड़ लेते थे और पूरे पर्दे में वो सीन बड़ा सा दिखा दिया जाता था और दर्शक देख लेते थे उसको और पिक्चर हिट हो जाती थी। और मनोज कुमार के बारे में कहा जाता था कि बड़ी सात्विक पिक्चर बनाते हैं। तो गांधी जी जिस अहिंसा की बात करते हैं, उस अहिंसा से गांधी जी अपने को तो बचा देते थे, लेकिन गांधी जी की उस अहिंसा के कारण अहिंसक समाज के बहुत सारे लोगों के मन पर हिंसात्मक प्रभाव होता था। अब गांधी जी जो अनशन करते हैं, मुझे पता है ये सब बातें। मेरे पिता, मैंने कहा मेरे पिताजी दाढ़ी रखते थे, सन्यासी हो गए थे, अन्न नहीं खाते थे, नंगे पैर रहते थे, रेलवे में ऑफिसर थे, ठीक, कपड़े नहीं पहनते थे, नीचे सिर्फ सन्यासों का बस पहन लेते थे, ऊपर शॉल ओढ़ लेते थे। अब वो तो अहिंसक हो गए, लेकिन उनके सब इन सब आचरणों से मेरी माँ और हम लोग बहुत दुखी होते थे। होली दिवाली पर भी वो अन्न नहीं खाते थे। हमें, हम लोगों के मन में घर में होली पर दिवाली पर कुछ मिष्ठान बनता था तो हमको लगता था यार पिताजी तो खाएंगे ही नहीं। अब ये जो उनकी सात्विक वृत्ति से हमारे मन में जो भाव आ रहा है, वही गांधी जी ने अनशन कर लिया, गांधी जी ने खाना छोड़ दिया, गांधी जी ने पानी छोड़ दिया, गांधी जी अनशन पर बैठ गए और उसके कारण पूरी कांग्रेस, पूरा देश, यहां तक कि कुछ ब्रिटिश अधिकारी भी दुखी हो रहे। उनके मन पर जो हिंसा हो रही है वो तो हो ही रही है ना। तो गांधी जी का सामाजिक परिक्षेत्र में अहिंसक सिद्धांत मान्य भी है और वो वैज्ञानिक भी है। और सामाजिक क्षेत्र में हिंसा से कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हिंसा से व्यवस्थाएं नष्ट हो सकती हैं, लेकिन व्यवस्था बनी भी रहे और सामाजिक परिवर्तन भी हो जाए। हमारे सामने हमको पता है, जो लोग कहा करते थे बंदूक, सत्ता बंदूक की नाल से निकलती है, उनकी भी क्या गति हुई हमको पता है। इसलिए गांधी जी अहिंसा की बात करते हैं क्योंकि गांधी जी को पता था। एक दूसरी बात यदि समाज को आपने एक बार अहिंसा का अभ्यास छोड़वा कर हिंसा का अभ्यास करा दिया, बच्चा रहता है, हम सबके घर में छोटे बच्चे होंगे, माताएं बच्चों के रोने वोने से बचने के लिए टीवी चला देती हैं, मोबाइल उनके हाथ में दे देती हैं, ठीक है, कामकाजी महिलाएं कुछ खाने पीने की आदत बच्चों को डाल देती हैं, बाद में फिर वो बच्चों का अभ्यास हो जाता है। प्रारंभ में बच्चों में गलत संस्कार हमने डाल दिया, बाद में फिर वो उनके जीवन का हिस्सा हो गया। यदि सत्ता प्राप्ति के लिए हमने बड़े समाजों के हाथ में या उनके स्वभाव में हिंसा भर दी, तो फिर वो जीवन पर्यंत, हम कल अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते थे, सड़क जाम करते थे, बसें जला देते थे, डाक खाने जला देते थे, इसलिए गांधी ने चौरी चौरा कांड हुआ, थाना जला दिया, तो गांधी ने असहयोग आंदोलन वापिस ले लिया। क्यों? क्योंकि गांधी को लग रहा था यदि बार बार आंदोलन में थाने जलते रहे, बसें जलती रही, डाक खाने जलते रहे, तो लोगों को स्वभाव बन जाएगा और ये समाज अपनी बातों को पूरा करने के लिए यही हथियार आज हम करते हैं ना, अपनी बातों को मनवाने के लिए हाईवे जाम कर देते हैं, रेलों को रोक देते हैं, बसों को रोक देते हैं। तो आज भी हम वही व्यवहार कर रहे हैं, जबकि हमको सोचना चाहिए कि आज हम स्वतंत्र, ये देश हमारा है। अंग्रेजों के जमाने में भी हम टैक्स देते थे, हमारे पैसे से वो भवनों का निर्माण करते थे, रेलों का निर्माण, कोई होना अपनी जेब से रेल नहीं बनाई, क्योंकि तब हमें पता था कि ये सब करते थे, अंग्रेजों को धमका देते थे। वही आचरण आज हमारा बन गया है।
हमारी सरकार है, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है, हमारी असहमतियां हो सकती है सरकारों से, लेकिन उनके लिए क्या हम राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे? जो संपत्ति हमारे कमाई से बनी है, हमारे द्वारा दिए गए टैक्स से बनी है। इसलिए अहिंसा इसलिए भी जरूरी है कि अहिंसा से परिवर्तन स्थायी हो सकता है और लंबी लड़ाइयां अहिंसा के माध्यम से लड़ी जा सकती है। हिंसा से परिणाम जल्दी आ सकता है, लेकिन फिर आपको उस परिणाम को लंबे समय तक मेंटेन करने के लिए, इसलिए में हमारे पड़ोस में देश है कुछ जिन्होंने बंदूक की नाल से सत्ता को प्राप्त किया है, इसलिए बंदूक हमेशा खड़ी रखते हैं वो। क्यों? क्योंकि सत्ता बंदूक की नाल से ही निकली है, और यदि बंदूक की नाल उन्होंने नीचे कर ली या बंदूक उठा के टांग के रख दी तो सत्ता भी खिसक जाएगी। शास्त्र भी कहता है, तर्क भी कहता है कि जिस प्रकार से जिस व्यवस्था को आप प्राप्त करते हैं उसी व्यवस्था से उस व्यवस्था को आप बनाकर रख सकते हैं। यदि आप प्यार से व्यवस्था प्राप्त कर रहे हैं तो जब तक आप प्यार करेंगे, आप डंडे से प्राप्त कर रहे हैं, सर्कस का जो शेर है वो डंडे से सीखता है, मोहल्ले का जो मोती है वो पुचकारने से आता है। मोहल्ले के मोती को पुचकारना बंद कर दो, डंडा मारना शुरू कर दो, आना बंद कर देगा। सर्कस के शेर को हंटर दिखाना बंद कर दो, वो करतब दिखाना बंद कर देगा। इसलिए गांधी जी को पता था कि यदि मैं अहिंसा की बात करूंगा तो समाज ज्यादा सुशिक्षित होगा और ज्यादा अच्छे परिणाम लाने वाला होगा। मैं अपने स्वतंत्रता के आंदोलन को या कोई भी आंदोलन को आसानी से प्राप्त कर सकता हूं, और यदि हिंसा का मार्ग अपनाऊंगा तो पहली बात तो वो संभव नहीं है, और यदि संभव भी हो गया तो लोगों का स्वभाव हिंसक ही हो जाएगा, जिसके परिणाम आने वाले भविष्य में अच्छे नहीं होंगे। इसलिए गांधी जी के हिंसा के मामले में और अहिंसा के मामले में किसी को भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है धर्म के अनुसार आचरण करने की, बस इतना। और कोई बात? मैं अपनी बात समझा पाया? क्यों भाई? जी सर, जी सर। और कोई बात? चलिए, कोई मुझे लगता है बात नहीं है। लगभग हमको 2 घंटे होने जा रहे हैं। कल फिर मिलेंगे हम 1 बजे, ठीक? सारी सावधानियों को रखते हुए, जो सावधानियां आपको आज ग्रुप पे भेजी गई थी उनको रखते हुए, ठीक है? नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते भैया।